है और वहां पर प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया जा रहा है, तो फिर उस कानून को कैसे बनाए रखा जाए? बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, आप सही कह रहे हैं कि जब कोई किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है, और महत्वपूर्ण बात जो कही प्रशांत भूषण ने, उन्होंने कहा कि ये संविधान के मूल ढांचे पर हमला है जी, और संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। ये तो केशवानंद भारती का मामला जो था 13 जजों की बेंच का फैसला, उसमें भी ये स्पष्ट कर दिया था कि संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, और ये संविधान के मूल ढांचे से ही छेड़छाड़ की गई है। ये जो नया कानून लेकर लाया गया, ये प्रशांत भूषण ने, समीर जी, इसको लेकर अपना तर्क दिया है, और प्रशांत भूषण ने आगे भी अपनी जो है बातें रखी हैं, और ये प्रशांत भूषण आगे कह रहे हैं कि केवल मामला जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का सम्मान करते हुए उन्होंने एक संवैधानिक रिक्तता को स्वीकार करते हुए अंतरिम निर्देश जारी किए, लेकिन साथ ही अनुच्छेद 141 के तहत एक बाध्यकारी संवैधानिक सिद्धांत भी निर्धारित किया कि चुनाव आयुक्तों का चयन कार्यपालिका के अनन्य या प्रभावी नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता। तो ये अभी तर्क दिया है प्रशांत भूषण ने। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर अब ये दलील दी जा रही है कि आखिर इस एनजेएसी की तरह इसको भी, यानी जो चुनाव आयुक्तों के निर्वाचन से संबंधित कानून है, उसको क्यों रद्द किया जाना चाहिए? इसलिए रद्द किया जाना चाहिए कि पहली बात तो वो सीधे बता रहा है कि अगर उस कानून के तहत जो नियुक्तियां होंगी वो सरकार की इच्छा से ही नियुक्ति होंगी, उसमें विपक्ष का या कोई निरपेक्ष व्यक्ति अगर का कोई प्रावधान नहीं है, और वो विपक्ष का नेता अगर चाहे भी तो उसमें कुछ कर नहीं सकता है। दूसरी बात यह है कि जब ये कानून बना था तो कानून बनाने के लिए प्रक्रिया का ही पालन नहीं किया गया, यानी संसद में केवल सत्ता पक्ष के लोगों ने बैठकर इस कानून को पारित कर दिया, इस विधेयक को पारित कर दिया और वो कानून बन गया। बहुत हैरानी की बात है, और तब भी इस पर बहुत चर्चा हुई थी अमलेंदु जी, आपको याद ही होगा जब ये कानून बना था कि सारे सांसदों को, ऐतिहासिक ये एक घटना थी, 140 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, और उसी निलंबन के दौरान इस विधेयक को पारित किया गया। और इतना महत्वपूर्ण विधेयक जो जिस कानून के तहत चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होनी है, और उस चुनाव आयुक्त की जो देश भर की चुनावी प्रक्रिया को जिसको संचालित करना है, और आखिरकार उसके तहत फिर नियुक्तियां भी हुई, और क्या किस तरह से वो चुनाव संचालित वो संस्था कर रही है, वो साफ तौर पर अब दिखाई भी पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से कार्यपालिका जो है वो एक तरह से कहा जाए वो संचालित कर रही है। और कार्यपालिका क्या मतलब, इसको आप ये भी कह सकते हैं समीर जी कि किस तरीके से सरकार ने सारी चीजें अपने कंट्रोल में ले ली हैं। और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी इस मामले में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, जैसा कि कहा दोनों जजेस ने कहा कि बहुमत का अत्याचार, जी ये मतलब कि बहुमत के बल पे जो है आप किसी चीज को कब्जे में करना चाहते हैं, ये इसका मतलब उनका ये तर्क था समीर जी। और अब प्रशांत भूषण आगे भी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई जो शक्तियों के पृथक्करण का सम्मान है उसमें उन्होंने एक संवैधानिक रिक्तता को स्वीकार करते हुए अंतरिम निर्देश जारी किए, लेकिन साथ ही अनुच्छेद 141 के तहत एक बाध्यकारी संवैधानिक सिद्धांत भी निर्धारित किया कि चुनाव आयुक्तों का चयन कार्यपालिका के विशेष या प्रमुख नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता। यह इस मूल सिद्धांत पर आधारित है कि चुनाव आयोग में नियुक्तियों पर कार्यपालिका का वर्चस्व स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को बाधित करता है, जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। संविधान इस रिक्तता को भर सकती है, लेकिन वह उस दोष को दोबारा लागू नहीं कर सकती जिसे इस फैसले में पहचाना गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है इन्होंने, प्रशांत भूषण ने। इसका मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि भाई जो अगर मतलब कि ये जो अब आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट को ही देना पड़ेगा, चूंकि अब संसद इसको ठीक नहीं कर सकती। और दूसरे ये भी कह रहे हैं कि अब क्योंकि अगर वो ठीक करके लाएगी भी तो क्या लाएगी, वो लाएगी कि उसमें प्रधानमंत्री यानी केंद्रीय मंत्री को रिप्लेस करके वो राज्यसभा के सभापति को ले आएंगे, इस तरह का कानून, और उसमें यानी वो भी ले देकर वैसा ही होगा। पर बड़ा सवाल ये है अमलेंदु जी कि सुप्रीम कोर्ट को ये भी सोचना चाहिए कि जो एक लाइन तय की थी, और उस लाइन के पीछे जो उसका जो मूल मकसद था वो ये था कि एक सत्ता पक्ष का व्यक्ति हो और एक विपक्ष का व्यक्ति हो, और साथ में एक ऐसी संस्था का प्रमुख हो जिसको निरपेक्ष समझा जाता, और उसके तहत उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दी थी तो सीजेआई का नाम रख दिया था, या सीजेआई जिसको कहे, जिसको रिकमेंड करे उस एक जज को रख दिया गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज वो किसी राजनीतिक पार्टी से उसका मतलब नहीं है, ये माना जाता है और होता भी है।
तो ये कहा जाएगा कि उसके तहत अगर नियुक्ति होती तो फिर वो काफी उसको पक्षपातपूर्ण नियुक्ति नहीं माना जाता। लेकिन यहां पर तो नियुक्त करने वाले 3 लोग हैं, 2 सत्ता पक्ष के हैं और 1 विपक्ष का है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें नियुक्ति जो हो रही है किसकी तरफ से हो रही है, कैसे हो रही है, उसमें फिर कोई आशंका नहीं रह जाती। और यही आधार है जिसके तहत इसको चुनौती दी गई है कि ये कानून रद्द होना चाहिए। हाँ बिल्कुल समीर जी, आपने सही कहा कि ये इसी आधार पर इसको चुनौती दी गई है। और इधर ये भी कहा प्रशांत भूषण ने कि इस अदालत ने जितने भी मामलों में जो सिद्धांत बताए हैं वे इस मामले पर पूरी तरह से लागू होते हैं, लेकिन मुझे डर है। जैसे उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे डर है, तो इस पर अदालत ने कहा कि हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। प्रशांत भूषण ने कहा कि आप कह सकते हैं कि किसी ऐसी संस्था में ऐसे व्यक्ति को शामिल नहीं किया जा सकता जिसकी नियुक्ति ही कार्यपालिका पर निर्भर करती हो, उसे समिति का हिस्सा नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए स्पीकर, उपराष्ट्रपति वगैरह, इनकी नियुक्ति पूरी तरह से कार्यपालिका के हाथों में होती है। इसलिए इस स्थिति से बचने के लिए आपको बिल्कुल अनूप बरनवाल मामले से भी एक कदम आगे और बढ़ना होगा। और प्रशांत भूषण ने कहा कि आपके लॉर्डशिप ने एक सिद्धांत निर्धारित किया है कि जब किसी कानून को अमान्य घोषित किया जाता है तो उस कानून के तहत किए गए सभी कार्य भी समाप्त हो जाएंगे, जब तक कि विशेष रूप से यह कहा गया हो कि यह प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग है। इसलिए यदि उस प्रावधान के बिना ये अधिनियम ही समाप्त हो जाता है तो इस अधिनियम की आड़ में की गई सभी नियुक्तियां भी स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। यानी समीर जी, अगर सुप्रीम कोर्ट आज ये आदेश दे देता है कि ये कानून गलत बनाया गया था और ये कानून निरस्त किया जाता है, तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रह जाएंगे। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल ये तो एक सही बात है और ये एक संवैधानिक बात है कि अगर कोई कानून, संसद द्वारा पारित कानून, उसको सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर देता है तो फिर उस कानून के तहत की गई नियुक्तियां भी रद्द मानी जाती हैं। तो और वो नियुक्तियां, यानी वो कानून, अगर मान लीजिए कि ये चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त के निर्वाचन का, उनकी नियुक्ति का कानून ही रद्द हो जाता है, तो उसके तहत इनकी नियुक्ति को तो रद्द माना ही जाएगा और साथ ही इनके कार्यकाल में जो किए गए हैं काम वो भी रद्द माने जाएंगे। ये बहुत एक महत्वपूर्ण डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट का अगर इस तरह का कोई फैसला लेते हैं। हम ले लीजिए जितने चुनाव इन्होंने कराए हैं उनका क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो चुनाव भी, उन चुनावों के ऊपर भी समीर जी, क्योंकि आपकी जब नियुक्ति ही रद्द हो गई और आपके द्वारा कराए गए चुनाव है तो उनका क्या होगा, वो भी रद्द होंगे। बिल्कुल, वो भी रद्द होने चाहिए। फिर बिहार, बंगाल और तमिलनाडु, केरल, ये सारे चुनाव फिर रद्द हो सकते हैं। तो ये बड़ा एक संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन जो कह रहे हैं प्रशांत भूषण, जो मांग कर रहे हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई जो न्याय का सिद्धांत है वो यही कहता है कि अगर आपने एक फैसला रद्द कर दिया, एक कानून रद्द कर दिया, तो उस कानून के तहत जितनी भी नियुक्तियां की गई हैं वो सब स्वतः रद्द हो जाएंगी। यानी ये तीनों चुनाव आयुक्त जो हैं ये स्वतः ही चुनाव आयुक्त नहीं रह जाएंगे। ये एक तरीके से होगा, तो इसलिए इस पे बहुत महत्वपूर्ण है। और ये समीर जी, जो उस समय भी ये बात आई थी जिस समय ज्ञानेश कुमार गुप्ता को तुरंत जो थी सुबह 9:30 बजे शपथ दिला दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले, उस समय भी ये बात आई थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो ये नियुक्तियां तुरंत रद्द हो जाएंगी। जब कानून ही रद्द हो जाएगा, बिल्कुल, तो उस कानून के तहत दिलाई गई कोई भी नियुक्ति जो है वो सदा रद्द हो जाएगी। फिर आपने चाहे शपथ ले ली हो पद की, हो चाहे आपने कुछ भी कर लिया, क्योंकि आपने शपथ उस कानून के तहत ही, सीधी सी बात है। संविधान ने व्यवस्था दी है कि निर्वाचन आयोग होगा, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति होगी, लेकिन निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कैसे होगी इसके लिए कानून बनाती है संसद। संसद ने कानून बनाया। अब अगर वो संसद का कानून निरस्त होता है तो फिर वो उसके द्वारा की गई नियुक्ति रद्द हो जाएंगी। और उन्होंने उस दौरान जो काम किया है उस पद पर रहते हुए, वो काम भी फिर निरस्त माने जाएंगे क्योंकि उनकी नियुक्ति ही शुरू से रद्द हो जाएगी। बिल्कुल 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 समीर जी, आप ठीक कहना। और ये इसी तरीके से है कि मान लीजिए कि कल को हमें या आपको जब मुख्य चुनाव आयुक्त की शपथ दिला दी जाए, तो भाई किस कानून के तहत हमको दिलाएगी जी, और जिस कानून के तहत दिलाई वो कानून नहीं बचा तो हम क्या मुख्य चुनाव आयुक्त रह जाएंगे या चुनाव आयुक्त रह जाएंगे। बिल्कुल, तो ठीक इसी तरीके से आप किसी भी अरे गहरे नत्थू खैरे को उठा के मुख्य चुनाव आयुक्त बना दे, चूंकि आपने कानून बना दिया और वो कानून जो है वो वैध नहीं है, वो कानून की श्रेणी में नहीं आता है, वो कानून रद्द हो गया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कानून को रद्द करने का। वो कानून जब रद्द हो जाएगा तो फिर उसके तहत नियुक्तियां भी रद्द हो जाएंगी, स्वतः रद्द हो जाएंगी। ये नियम है। अब इसके बाद समीर जी, प्रशांत भूषण जो है उन्होंने अपनी दलीलें पूरी की हैं जी। तो
हाँ, प्रशांत भूषण ने अपनी दलीलें पूरी की है। अब इसके अलावा अभी और अब कौन दलीलें अपनी दे रहे हैं ये भी बताएं अमलेंदु जी। और उसके पहले जिस तरह की जो दलीलें दी गई और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसका हम बार बार उल्लेख इसलिए कर रहे हैं कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो सरकार के मनमानेपन को दिखा रही है। और ये भी बता दें कि ये कानून इस सरकार में नहीं बना था, यानी 240 वाली सरकार में नहीं बना था, ये पिछली सरकार में बना था और उस समय वहां पर बहुमत था और इसीलिए बहुमत के आतंक की बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट जो है इसलिए बहुमत के आतंक की बात कह रहा है। और अब समीर जी, प्रशांत भूषण अपनी बात खत्म कर चुके हैं जी। पीयूसीएल की तरफ से सीनियर एडवोकेट संजय पारीक जो हैं वो अपनी बात रख रहे हैं और उन्होंने बात अपनी रखते हुए कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तभी संभव है जब एक स्वतंत्र चुनाव आयोग हो। इसी मामले पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है। अभी वो अपनी दलील रख रहे हैं, तो जो आगे वो कहते हैं वो भी हम शीघ्र ही जी बिल्कुल, क्योंकि लोकतंत्र के लिए लोकतंत्र को बनाए रखने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है, क्योंकि उसी को चुनाव कराना है। चुनाव का मतलब ये है कि जो हम कहते हैं कि यहाँ पर हम ये भारत के संविधान का सोर्स क्या है, तो उसका सोर्स है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग अपनी सरकार बनाते हैं, इसके लिए ये जिम्मेदारी दी गई है किसको? चुनाव आयोग को। और जब चुनाव आयोग ही संदिग्ध हो जाएगा, यानी भारत के लोग चाह किसी और को रहे हैं सरकार में लाना, लेकिन चुनाव आयोग सरकार में किसी और को ला रहा है, तो फिर लोकतंत्र कहाँ रह जाएगा? लोकतंत्र खत्म समझिए। और यही स्थितियां इस समय बनती दिखाई पड़ रही हैं, जिसको लेकर विपक्ष इतना विरोध उसका कर रहा है, चुनाव आयोग के खिलाफ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए खिलाफ दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से हम लोगों ने इसके पहले कभी नहीं, तमाम राजनीतिक दलों की सरकारें रहीं, गठबंधन की सरकारें रहीं, कई पार्टियों की मिलीजुली सरकारें रहीं, लेकिन अमलेंदु जी मुझे लगता नहीं कि कभी चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर इतने बड़े सवाल इस तरह से उठे हो। बिल्कुल 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 समीर जी, चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के ऊपर इस तरीके के सवाल कभी नहीं उठे जी। और ये 2014 के बाद ही उठना शुरू हुए हैं समीर जी। और खास तौर से राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार जो दो मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, इनके कार्यकाल में तो बहुत ज्यादा हुए। ज्ञानेश कुमार ने तो अति कर दी, एक तरीके से कहा जाए, मतलब सारी सीमाएं जो है वो ज्ञानेश कुमार ने तोड़ दी। और बिल्कुल एक झीना सा पर्दा भी जो बचा होता था लज्जा का, वो भी उतार फेंका और पूरी निर्लज्जता के साथ ज्ञानेश कुमार जो हैं वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से कहा जाए कारिंदे के तौर पर काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। विपक्ष साफ तौर पर यही आरोप लगा रहा है और जनता की भी समझ में समीर जी यही आ रहा है कि ये वास्तव में ये नया जो चुनाव आयोग है ये भारतीय जनता पार्टी का अनुषंगिक संगठन बन गया है। बिल्कुल, और इसी यही बात कह रहे हैं संजय पारीक कि भाई एक जो लोकतंत्र की नींव है वो इसी पर डिपेंड करती है और चुनाव आयोग की भूमिका पर। चुनाव आयोग की भूमिका ही जब संदिग्ध हो जाएगी तो फिर लोकतंत्र कहाँ रह जाएगा, कैसे बच पाएगा, ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसीलिए उठ रहा है कि इस कानून के तहत जो नियुक्तियां की गई हैं, उन नियुक्तियों के बाद उस नियुक्ति के जरिए जो बने हुए हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, वो किस तरह से उनकी जो कार्यशैली है वो क्या बता रही है। वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो इस तरीके से बात करते हैं जैसे विपक्षी दलों के नेता नहीं बल्कि उनके दुश्मन हो। और आपको याद होगा अभी कुछ ही दिन पहले की बात है अमलेंदु जी, जब अभिषेक बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेता सांसद वहां पर गए थे जब उनसे मिलने के लिए, तो उन्होंने क्या कहा था कि बिल्कुल डांटने वाली शैली में वो हम लोगों से व्यवहार कर रहे थे, जैसे वो कोई बॉस हो और हम उनके नौकर हो, इस टाइप में। बिल्कुल इस टाइप में अभिषेक बनर्जी तो कहा था कि उन्होंने उंगली से इशारा किया, चले जाओ बाहर, चले जाओ यहाँ से, गेट आउट जी। तो इतना अभद्र और अशिष्ट जो है मुख्य चुनाव आयुक्त अब तक नहीं हुआ है समीर जी जितना कि ज्ञानेश कुमार है जी। ये भी बातें सामने आ रही। तो और वो इसीलिए है ना, चूंकि उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया ही इस तरह की है कि सरकार ने उनको बनाया है, यानी वो सरकार के कृपा पात्र अपने को समझ रहे हैं भी, और सरकार के लिए ही वो काम करेंगे। शायद बनाए भी इसीलिए गए हैं क्योंकि उनकी नियुक्ति जब हो रही थी तभी ये कहा गया था कि ये गृह मंत्री अमित शाह के मंत्रालय में लंबे समय तक काम किया है, इन्होंने बहुत उनके खास हैं और उनको लाया ही इसलिए जा रहा है ताकि वो आगे चलकर गृह मंत्री अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने का रास्ता जो है वो सुनिश्चित कर पाए। यह आरोप लगाए थे, बहुत सारी ये बातें सोशल मीडिया में हुई थी, इन पर आर्टिकल्स भी लिखे गए थे, तमाम चर्चाएं हुई थी। अब जिस तरह से राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, SIR हुआ है, उन सब को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो सारे आरोप बिल्कुल सही
होते दिखाई पड़ रहे हैं। आरोप क्या, वो आशंकाएं जो थी वो सच साबित होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, आप ठीक कह रहे हैं कि सारे जो आरोप हैं और जो सारी आशंकाएं हैं वो एकदम सच साबित होती हुई दिखाई पड़ रही हैं, और इन्हीं आशंकाओं के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट गए हैं तमाम लोग, और आशंका के साथ साथ जो कानून में खामियां हैं और किस तरीके से लोकतंत्र का बंटाधार करने के लिए ये कानून लाया गया, ये बातें वहाँ रखी जा रही हैं। और पारिक साहब जो कहें वो कह रहे हैं कि भाई ये जो है जो कानून लाया गया है, एक जो ये बिल्कुल संविधान पे हमला है, ये उनका कहना है। और स्वतंत्र चुनाव आयोग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ऐसा चुनाव आयोग जो स्वतंत्र नहीं है, वह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता की गारंटी का पालन करने में विफल रहेगा जी। ये उनका पारिक साहब का कहना है, जो कि प्रस्तुत हुए हैं, यहाँ पेश हुए हैं। PUCL जो एक मानवाधिकार संगठन है, जयप्रकाश नारायण ने जिसको बनाया था, जी हाँ, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, उसकी तरफ से वो पेश हुए हैं। और इसके PUCL की याचिकाओं पर भी कई लैंडमार्क जजमेंट समीर जी आए हैं अब तक। तो PUCL का एक बड़ा योगदान है, तो उस PUCL की याचिका पर ही ये गए हैं। और पारिक जो कह रहे हैं कि जो मतलब चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए और उसको किसी भी तरीके से संविधान का किसी भी तरीके से जो है वो वायोलेशन नहीं करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जाहिर है कि अगर चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं है तो मतदाताओं के अधिकारों पर असर पड़ता है, अनुच्छेद 19 का भी उल्लंघन होता है। ये संजय पारिक साहब जो PUCL की तरफ से उपस्थित हुए हैं, उनका कहना है कि अगर चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं होगा तो मतदाताओं के अधिकारों पर असर पड़ेगा, और अगर मतदाताओं के अधिकारों पर असर पड़ेगा तो जो संविधान का अनुच्छेद 19 है उसका भी उल्लंघन होता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर तमाम जो मौलिक अधिकार संविधान ने नागरिकों को दिए हैं, ये उनका उल्लंघन है। अगर चुनाव आयोग जैसी संस्था ठीक से काम नहीं कर रही है, वो किसी एक राजनीतिक दल के पक्ष में और बाकी राजनीतिक दलों के विरोध में अगर काम कर रही है, तो फिर वो कैसे लोकतंत्र के भविष्य कहाँ जाएगा, ये देखने वाली बात है। तो पारिक ये तमाम उन चीज़ों का, उन अनुच्छेदों का, संविधान के उन प्रावधानों का उल्लेख कर रहे हैं जिनका उल्लंघन हो रहा है इस तरह की नियुक्ति प्रक्रिया से, जिसमें आयोग के चुनाव आयुक्तों को नियुक्त किया गया है। यानी ये कानून अपने आप में असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। केवल यही नहीं कि ये इनकी नियुक्ति हुई है, बल्कि इस अमलेंदु जी जो दिन में जब दलीलें दी गई, यानी लंच से पहले जो दलीलें दी गई, उसमें खास तौर पर इस बात का जिक्र हुआ है। और चाहे प्रशांत भूषण हो या उनसे पहले जो जज बात कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि ये देखना होगा कि ये कानून बनाया कैसे गया। ठीक है, आपका बहुमत तो था, बहुमत का आतंक होता है, लेकिन कम से कम विपक्ष की मौजूदगी तो रहती, उसकी टिप्पणियां वहां पर दर्ज तो कराई जाती। विपक्षी सांसदों के नाम पर प्रशांत भूषण ने कहा कि विपक्षी सांसदों के नाम पर लोकसभा में उस वक्त केवल एक सांसद थे, असदुद्दीन ओवैसी, और उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए, आशंकाएं जताई और ये बताया कि कैसे ये संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है ये कानून। फिर भी उसको पारित कर दिया गया, दोनों सदनों से उसी तरीके से पारित करा दिया गया, कानून बना दिया गया। लेकिन अब ये कानून पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट में और वहां पर दलीलें दी जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने, और काफ़ी बहुत मुतमईन दिखाई पड़े हैं दोनों जज इन दलीलों को सुनकर। अमलेंदु जी, हाँ, मुतमईन तो दिखाई पड़े हैं समीर जी दोनों जज जो है इन दलीलों को सुनकर, लेकिन सवाल ये है कि क्या आदेश भी जो है उसी तरीके से आएगा। हाँ, जिस तरीके से बात तो यही है, क्योंकि प्रशांत भूषण ने जो कहा भी कि NJAC का जिक्र उन्होंने किया कि जजों की नियुक्ति का जो कानून था वो उस पर सवाल उठाए गए थे, और उसको खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि यह संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक नहीं है, उनका उल्लंघन करता है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, जिसके तहत जजों की नियुक्ति होनी थी हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में। तो ये तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरे लोकतंत्र का भविष्य इस पर टिका है। चुनाव आयोग जैसी संस्था, उसके प्रमुख की नियुक्ति कैसे हो रही है, वो कानून ही एक गलत तरीके से भी बना है और गलत है भी, यानी असंवैधानिक तरीका भी अपनाया गया और असंवैधानिक वो है भी। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, असंवैधानिक। और सवाल यही है कि संविधान पे ही हमला जो हो रहा है जी, और तो संविधान को बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान का कस्टोडियन है, तो इसलिए संविधान को बचाने की जिम्मेदारी भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है समीर जी, और इसीलिए कहा गया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट साहब आप जो हैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कीजिए। एक जो असंवैधानिक कानून बना दिया गया है
उस कानून को निरस्त कीजिए, और जब वो कानून निरस्त होगा तो फिर सब ज्ञानेश कुमार ने शपथ ले ली या विवेक संधू या विवेक जोशी, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब जाएंगे, सब चले जाएंगे। तो इसलिए ये कानून ही निरस्त होना चाहिए। तो सिर्फ ज्ञानेश कुमार नहीं जाएंगे, उनके साथ साथ 2 और जो चुनाव आयुक्त हैं वो भी जाएंगे, क्योंकि उनको बनाने वाला जब कानून ही नहीं रहेगा तो फिर उनके रहने का कोई मतलब नहीं है। यानी उस पद पर वो फिर स्वतः जो है उनकी नियुक्ति रद्द हो जाएगी अगर ये कानून रद्द हो जाता है। और अब यही बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आखिर इन दलीलों से सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है वो कितना उससे सहमत हो रही है, सुप्रीम कोर्ट को कितना लग रहा है कि हाँ वास्तव में संवैधानिक प्रावधानों का, परंपराओं का इसमें उल्लंघन हुआ है और प्रक्रिया का भी उल्लंघन हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और समझिए जैसे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, खुद दोनों जजेस ने टिप्पणी की कि भाई ये बहुमत का अत्याचार या ऑटोक्रेसी कह लीजिए कि उसकी तब है, और कोई भी सरकार आती है उस तरीके से करती है। तो ये तो कहा भी प्रशांत भूषण ने कि भाई अगर आप इस कानून को रद्द भी कर देंगे तो फिर वो इस तरीके का कानून लेके आएंगे। हालांकि अब वो उस तरीके का कानून पास कराना किस तरीके से होगा वो देखा जाएगा। वो भी अब नहीं है कि आप बाहर कर दिए, अब तो आप ही के पास केवल 640 है। अरे सब माफ कीजिए 240 है। जी हाँ, तो ये अब देखना होगा। तो और खास तो जब इस तरीके का कानून आएगा तो शायद जो साथ में लोग खड़े हुए हैं उनको भी कुछ शर्म लिहाज कुछ आए, वरना तो सब बेशर्म हो ही चुके हैं समीर जी, निर्लज हैं ही, वरना ये कानून इस तरीके से कैसे पास होता और कैसे जो है तमाम लोग इस समय जुड़े रहते। तो ये समझा जा सकता है कि इस समय बहस जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है ये बहुत महत्वपूर्ण बहस है समीर जी। और एक तरह से कहा जाए कि लोकतंत्र भारत में कैसा होगा और आगे भारत में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, संवैधानिक संस्थाएं जो है क्या वो सरकार की पिछलग्गू बनकर या सरकार की गुलाम होकर काम करेंगी, इसको निर्धारित करने वाला ये फैसला होगा। तो अब देखना ये कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है कि क्या तमाम संवैधानिक संस्थाओं को सरकार का पिछलग्गू बन जाना चाहिए या फिर संवैधानिक संस्थाओं को एक स्वतंत्र संस्था के तौर पे, संवैधानिक संस्था के तौर पर संविधान की शपथ से खाकर जो काम लोग बने हैं बिल्कुल उसके अनुसार काम करना चाहिए, ये देखना होगा। फिलहाल बहस अच्छी हो रही है, लेकिन अच्छी बहस के बावजूद जो फैसला आएगा वो काफी कुछ निर्भर करेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने तय क्या किया है। बिल्कुल। और इस समय संजय पारीक जो पीयूसीएल की ओर से पेश हो रहे हैं वकील, वो अपनी दलीलें रख रहे हैं। इससे पहले प्रशांत भूषण अपनी दलीलें रख रहे थे और संजय पारीक का साफ तौर पर कहना है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तभी संभव है जब एक स्वतंत्र चुनाव आयोग होगा। स्वतंत्र चुनाव आयोग से ही देश काल के लोकतंत्र का भविष्य उस पर निर्भर होता है। तो उस जगह अगर आप सरकार जिसको चाह रही है, सरकार की पसंद के किसी व्यक्ति को आप बैठा देंगे तो फिर चुनाव कैसे होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि उसकी नियुक्ति के लिए आप जो कानून भी बना रहे हैं वो भी आप ऐसा बना रहे हैं कि उसमें आप विपक्ष को संसद के भीतर रहने भी नहीं दे रहे हैं, उसको निलंबित कर दे रहे हैं पूरे विपक्ष को, विपक्षी सांसदों को, और तब आप ये कानून पारित कर रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा आपने कहा कि अब दलीलें तो बहुत ही अच्छी दी जा रही हैं, बहुत ही एक बेहतर तरीके से संविधान के उन प्रावधानों का जिक्र किया जा रहा है जिनका उल्लंघन किया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट उसको कितना स्वीकार करता है, कितना मानता है, समझता है। क्या एनजेएसी की तरह इस कानून को भी सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा? अब यही सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल समीर जी, बड़ा सवाल है। और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने, क्योंकि एनजेएसी में इस तरह से प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया गया था, उसमें बाकायदा कानून दोनों सदनों से पारित हुआ था, लंबी चौड़ी बहस की गई थी, दलीलें दी गई थी दोनों तरफ से, तब ये कानून बना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको इनवैलिड कर दिया, खारिज कर दिया। उस समय बड़ी आलोचना भी हुई थी और इसको एक तरीके से जो जुडिशियल एक्टिविज्म की श्रेणी में भी रखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ज़रूरत से ज़्यादा उसमें संसद की कार्यवाही में हस्तक्षेप कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये कानून ठीक नहीं है, संविधान के प्रतिकूल है, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उसने रद्द कर दिया। ये एक बात ये भी बता दें कि ऐसी स्थिति में अगर संसद को लगता कि नहीं ये कानून बनना चाहिए तो वो उस कानून को फिर से पारित करती, लेकिन वो कानून फिर से नहीं लाया गया। इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने जो किया था उस पर संसद की भी मोहर एक तरीके से लग गई। अब ये जो कानून है निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति वाला, इसमें तो प्रक्रिया का ही नहीं पालन किया गया है, पूरी तरीके से मनमानी की गई है और उस मनमाने तरीके से एक विधेयक को पारित कराकर सीधे कानून बना दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, आप ठीक कह रहे हैं। और देखिए जो एनजेएसी जो आया था, हालांकि उसको कांग्रेस ने भी समर्थन दिया था, विपक्ष ने भी उसको समर्थन दिया था, लेकिन उसमें भी
मूलभूत क्या थी जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त किया, हाँ। उसमें भी मूलभूत बात यह थी कि चूंकि अब जजों की नियुक्ति जिस तरीके से होगी, हाँ। तो उसमें कार्यपालिका का हस्तक्षेप बढ़ हो जाएगा जाएगा जजों की नियुक्ति को, जी हाँ। और ये संविधान के मूल ढांचे पर होगा, हाँ। प्रहार होगा, जी। और जो जजों की निष्पक्षता और स्वतंत्रता है वो बाधित होगी। इसी आधार पर उसको निरस्त किया गया। और जैसा कि आपने कल समीर जी कहा था कि टी.एन. शेषन के आपने एक उसका हवाला दिया था, ये हमारी शक्तियां सुप्रीम कोर्ट के जजेस जैसी हैं, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस जैसी शक्तियां हैं, तो फिर अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस जैसी शक्तियां हैं तो फिर चयन प्रक्रिया भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस जैसी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हाँ, चूंकि एक चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो संवैधानिक संस्था की में जिन व्यक्तियों को वहां पर नियुक्त किया जाता है, जो जाते हैं, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया भी वैसी होनी चाहिए और उनको उसी तरीके की इम्यूनिटी मिली रहती है। इम्यूनिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, जब ये कानून बनाया गया तो निर्वाचन आयुक्तों को इम्यूनिटी भी कुछ ऐसी दे दी गई कि वो पूरे देश में किसी को नहीं मिली हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी नहीं मिली हुई है, जो कि सीधे कार्यपालिका में हस्तक्षेप करने की ताकत रखते हैं, जो सीधे विधायिका के मामले भी उनके सामने लाए जाते हैं, उनको भी ऐसी इम्यूनिटी नहीं मिली। लेकिन उसमें यह कह दिया गया कि निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये रिटायर भी हो जाएंगे, तब भी इन्होंने जो कुछ किया है उसके खिलाफ कहीं कोई शिकायत नहीं हो सकती है, इनको कोई सजा ही नहीं हो सकती। और इस पर जब सुनवाई हो रही थी तो मुझे ध्यान पड़ता है सीजेआई ही थे जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने अब बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया था कि भाई जो इम्यूनिटी जो है वो हासिल नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जजों को, हमको भी हासिल नहीं है, तो वो इनको क्यों हासिल है, ये उसको कहा था। अब जो सीनियर एडवोकेट संजय पारीक है, जो पीयूसीएल की तरफ से उपस्थित हुए हैं, वो अनूप बर्नवाल फैसला जो है उसको पढ़ रहे हैं। उसको आगे पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि आखिरकार जब वे अनूप बर्नवाल मामले में 5 जनों की बेंच कहती है कि इसे स्वतंत्र होना चाहिए और कार्यपालिका के दखल से मुक्त होना चाहिए, तो वे इसे अनुच्छेद के 14 के दायरे में ले आते हैं। जस्टिस दत्ता ने इस पर कहा कि आपकी दलील यह है कि 5 जनों की बेंच ने न केवल अनुच्छेद 324 के तहत कानून की जरूरत पर जोर दिया, बल्कि उन्होंने इसके कारण भी बताया कि इसे कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। इस पर पारीक ने कहा हाँ, क्योंकि इसका सीधा असर संवैधानिक सिद्धांतों और अनुच्छेद 14 और 19 के तहत मिले मौलिक अधिकारों पर पड़ेगा। इसलिए यह व्याख्या इस बात पर आधारित थी कि अगर कोई स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं होगा तो संवैधानिक सिद्धांत और मौलिक अधिकार किस तरह प्रभावित होंगे। ये महत्वपूर्ण बात संजय पारीक ने रखी और उस पर क्रॉस क्वेश्चन जो था वो जस्टिस दीपांकर दत्ता ने किया इस पर। तो ये समीर जी अभी वहां बात चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। जी बिल्कुल, तो हाँ, इस समय दलील दे रहे हैं पीयूसीएल की तरफ से, जो संजय पारीक वहां पर पेश हुए हैं वकील के तौर पर, वो अपनी बातें रख रहे हैं और यही दलीलें यही दी जा रही है कि आखिर क्यों इस कानून को रद्द किया जाना चाहिए। इसलिए रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि ये कानून अपने आप में ये व्यवस्था नहीं दे रहा है कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति ये निरपेक्ष है, वो फेयर है, यानी वो सही है। दूसरी ओर जिस तरीके से ये कानून बनाया गया उसमें प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, संसदीय प्रक्रिया का, पूरे विपक्ष को निलंबित करके बाहर कर दिया गया और सत्ता पक्ष के लोगों ने ध्वनि मत से पारित कर दिया और वो कानून बन गया। तो इसलिए इसको रद्द कर दिया जाना चाहिए। ये सारी बातें वहां पर हो रही हैं और इसके अलावा कानून में कई ऐसे प्रावधान कर दिए गए हैं जो अपने आप में एक तरीके से कहा जाए कि संवैधानिक प्रावधानों को तो छोड़ दीजिए, जो नेचुरल जस्टिस का जो एक फिलॉसफी होती है उसका भी वो उल्लंघन कर रहे हैं। इस तरीके से तो निर्वाचन आयुक्त की कुर्सी पर जो बैठ गया अमलेंदु जी, फिर तो वो कानून से भी ऊपर हो गया। बिल्कुल कानून, क्योंकि उस दौरान वो जो कुछ किए रहेगा उसकी सजा उसको मिलेगी ही नहीं। बिल्कुल उसको सजा नहीं मिलेगी, कानून से ऊपर हो जाएगा। समझिए खतरा तो मोदी जी के लिए भी है। हाँ, मोदी जी के लिए खतरा ये है कि ज्ञानेश कुमार सर्वे शर्मा वो कुछ कर देंगे, उनको सजा कुछ होगी नहीं तो मोदी जी का ही वो चुनाव रद्द कर दें तो मोदी जी क्या करेंगे? तो गए आप प्रधानमंत्री के पद से, अब आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो ऐसा कानून आपने क्यों बनाया कि जो आपके लिए मुसीबत हो जाए? मतलब ये कानून जो है वो बीजेपी के लिए भी भस्मासुर साबित हो सकता है। क्या ये इस बारे में इस विषय में नहीं सोचा गया कुछ पहले क्या? तो ये बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन जो संजय पारीक साहब यहाँ जो अपना तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं समीर जी, जो पीयूसीएल की तरफ से हैं, और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई ये जो कानून है
ये एक तरीके से जो संविधान के अनुच्छेद 14 और संविधान का अनुच्छेद 19 है उसका उल्लंघन करता है। और ये एक जरूरी है कि स्वतंत्र चुनाव आयोग हो, क्योंकि इसका असर सीधे सीधे संवैधानिक सिद्धांतों और अनुच्छेद 14 और 19 के तहत मिले मौलिक अधिकारों पर पड़ेगा। इसलिए व्याख्या इस बात पर आधारित थी कि अगर कोई स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं होगा तो संवैधानिक सिद्धांत और मौलिक अधिकार किस तरह प्रभावित होंगे। यानी सीधा सीधा असर इसका आम नागरिक के मौलिक अधिकारों पर भी पड़ेगा। और इसीलिए कहा गया कि यह सिर्फ चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का ही मामला नहीं है, बल्कि ये इस देश के लोकतंत्र का भविष्य तय करने वाला मुकदमा है। और सरकार ने जिस तरीके से ये कानून लेकर आई, जिस तरीके से कानून पास कराया, जिस तरीके से ये कानून बनाया, उससे अब ये लोकतंत्र के ऊपर खतरा जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि लोकतंत्र रहेगा भी कि नहीं रहेगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट को समझाने की कोशिश की जा रही है कि मी लॉर्ड, फिर आपका भी अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि जब ये चुनाव आयोग ही सरकार को इस तरीके से चुनेगा, सरकार ही इस तरीके से कानून बना लेगी, तो फिर आपकी नियुक्तियां भी उसी तरीके से हो जाएगी, उसी तरीके के कानून बन जाएंगे तो आपकी नियुक्तियां भी फिर उसी तरीके से होंगी। और दूसरी बात यह है कि वो कितना भी गलत कर देगा, हाँ, आप भी उसको कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको ऐसी इम्यूनिटी इस कानून में प्रदान कर दी गई है कि कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। अजीब, मतलब इस तरह का कानून बन गया। अच्छा, अब यही बात है ना कि अगर उस समय दलीलें दी गई होती, विपक्ष रहा होता, तो कम से कम उनकी आवाज तो सुनी गई होती, दर्ज हुई होती पार्लियामेंट की उस प्रोसीडिंग में कि आखिर विपक्ष के नेताओं ने इस पर क्या कहा है, क्या आपत्तियां जताई हैं, क्या कौन कौन से क्लॉज हैं जिसको लेकर आपत्तियां जताई गई हैं। ये सारी बातें तब वहां पर रिकॉर्ड में दर्ज होती, लेकिन विपक्ष था ही नहीं। कानून लाकर उसको प्रस्ताव विधेयक लाकर पेश कर दिया गया, ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। मतलब ये तो एक संसदीय अराजकता अगर इसको कहा जाए, जिसको बहुमत का आतंक कहा सुप्रीम कोर्ट में जो दलील पेश करते हुए वकील कह रहे हैं, ये बिल्कुल उसी तरह की स्थिति है कि आप विपक्ष को बाहर कर दीजिए और सत्ता पक्ष के लोगों की मौजूदगी में कानून पारित कर दीजिए, जो बिल्कुल वैसे ही जैसे किसान कानून राज्यसभा में पारित हो गया था। बिल्कुल, लेकिन वहां पर जनता के दबाव के आगे आखिरकार झुकना पड़ा, वापस लेना पड़ा उस कानून को। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, आप ठीक कह रहे हैं, जनता के दबाव में लेना पड़ा, लेकिन यहाँ तो जनता का दबाव भी काम में नहीं आ रहा है, क्योंकि अब जनता ही उन्होंने कानून ही ऐसा बना लिया, जनता की जरूरत ही नहीं है, जनता भी वो अपने हिसाब से चुन लेंगे। जनता का डर ही नहीं रहेगा ना इस स्थिति में सरकार को। और अगर जनता का डर सरकार को नहीं रहेगा तो सरकार निरंकुश हो जाएगी, तानाशाही आ जाएगी, फिर जनता के द्वारा चुनी हुई तानाशाही होगी, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है ऑटोक्रेसी एक तरीके से समीर जी। तो ये है, लेकिन आगे जो संजय पारीक साहब जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अनुच्छेद 19-21 के अधिकारों को केवल अनुच्छेद 19(2) के तहत ही सीमित किया जा सकता है। इसलिए अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको संविधान का कोई ऐसा प्रावधान बताना होगा जिससे यह साबित हो सके कि चुनाव आयोग की कार्यपालिका के प्रभाव से स्वतंत्रता संविधान का हिस्सा नहीं है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तभी आप अनूप वर्णवाल फैसले के आधार को खत्म कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। यानी आपको ये साबित करना पड़ेगा कि संविधान का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो चुनाव आयोग को कार्यपालिका के प्रभाव से स्वतंत्र और संविधान का हिस्सा नहीं मानता हो। जिसको आप साबित कीजिए कि स्वतंत्र चुनाव आयोग संविधान का हिस्सा नहीं है, तभी आप इस फैसले को परख सकते हैं अनूप वर्णवाल के मामले में, वरना आप इसको नहीं परख सकते। बिल्कुल। और इसमें बताया जा रहा है कि एनजेएसी कानून का जिक्र बार बार किया जा रहा है, यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन का, जो बनाया गया था जजों की नियुक्ति के लिए, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को रद्द कर दिया। अब यही बात कही जा रही है कि इस कानून को भी आप रद्द कर दीजिए, क्योंकि ये कानून तो उससे भी ज्यादा एक तरीके से कहा जाए कि असंवैधानिक है। यहां तो इस कानून को बनाने में ही संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। और बहुत सारे इसमें ऐसे पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, जो कि एक पूरी व्यवस्था को चुनौती देते हैं कि आखिर इस तरह की इम्यूनिटी किसी एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को कैसे मिल सकती है, और उसकी नियुक्ति प्रक्रिया ऐसी कैसे हो सकती है कि उसकी नियुक्ति को हम पूरी तरह से कार्यपालिका पर छोड़ दें। और कार्यपालिका पर छोड़ देने का नतीजा ये होगा कि उस व्यक्ति की नियुक्ति की जा रही है जो पूरे देश की चुनावी व्यवस्था को देखेगा, निगरानी करेगा, मतदाता सूची बनाएगा, बहुत सारे काम है, यानी चुनाव से जुड़े हुए सारे काम। और अगर आप कर देंगे तो फिर लोकतंत्र के लिए खतरा हो जाएगा, खतरा हो सकता है। वो दिखाई पड़ रहा है कि उस कानून के तहत बना दिया गया मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त,
और उसके बाद क्या हो रहा है ये सबको दिख रहा है। हाल ही में अभी पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी दिखाई पड़ा है, दूसरे राज्यों में भी, कैसे एसआईआर के जरिए बहुत सारे नाम काट दिए गए। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब एसआईआर को लेकर बहुत सारे केसेस, बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप कहा कि आपको एसआईआर कराने का अधिकार नहीं है, तो बहुत एक कह लीजिए कि इग्नोरेंस दिखाया, एक उपेक्षा के भाव से कहा कि हमको है अधिकार। और ये ताकत सुप्रीम कोर्ट को, अमलेंदु जी माफ कीजिएगा, निर्वाचन आयोग को कैसे मिल रही है? मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे हैं ये न्यू इलेक्शन कमीशन है, इसीलिए कह रहे हैं कि हमको जिस कानून के तहत बना दिया गया है अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल 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 समझिए। और इसीलिए जो है वो बेहूदगी जो कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार सब लोग, सब राजनीतिक दलों के साथ, वो इसीलिए बेहूदगी कर पा रहे हैं कि भाई मतलब उनको ये अधिकार हासिल हो गया है कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, तो ये सब उनको है और सुप्रीम कोर्ट अब कुछ नहीं कर सकता। तो ये उनका एक तरीके से समझिए जी दलीलें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में रखी जा रही हैं। संजय पारीक साहब जो सीनियर एडवोकेट हैं और पीयूसीएल की तरफ से रख रहे हैं, तो वो ये रख रहे हैं और वो संविधान का बार बार हवाला दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप इस फैसले के खिलाफ जाते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि भाई अगर आप इस कानून को सही ठहराते हैं तो फिर ये आपको बताना पड़ेगा, यानी सरकार की तरफ से जो है ये बताना पड़ेगा कि भाई कि संविधान का वो क्लॉज बताइए जिसके तहत ये कहा गया हो कि स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं होना चाहिए। ये बताइए कि संविधान के किस क्लॉज में कहा गया है कि स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं होना चाहिए, तभी ये कानून वैध ठहरता है, वरना ये कानून अवैध है और इस कानून को अवैध ठहराया जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि ये कानून अगर रहेगा, इसके तहत निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति होगी तो उसको स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता है। वो सीधे सीधे कार्यपालिका अपनी पसंद का बना रही है, कार्यपालिका अपनी पसंद का बना रही है, तो आप उसको स्वतंत्र कैसे कह सकते हैं? वो विपक्षी दलों के लिए कैसे स्वीकार्य होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और कोई भी इस निर्वाचन आयोग के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति ऐसे बिल्कुल नहीं होने चाहिए जो किसी एक राजनीतिक दल के खास हों, उनके करीबी हों और विपक्षी पार्टियों को उनके नाम पर, उनकी मौजूदगी पर ऐतराज हो। बहुत बड़ा सवाल है ये। अब देखना है बहुत कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इन दलीलों को कैसे लेता है। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट इन दलीलों को कैसे ले रहा है। हालांकि अभी तक जो टिप्पणियां आ रही है समीर जी, वो इन दलीलों से सहमत होने वाली ही आ रही हैं, लेकिन अब जब इसके क्रॉस क्वेश्चंस होंगे और दूसरा पक्ष आएगा, यानी चुनाव आयोग की तरफ सरकार आएगी, तब देखना होगा कि उसकी दलीलें कैसी आती हैं और सुप्रीम कोर्ट उन दलीलों से कितना सहमत होता है। क्योंकि दलीलें तो दोनों तरफ से आनी है, अभी तो ये चल रहा है। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने सुनवाई टलवाने की कोशिश की कल, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। इसका उल्लेख भी किया जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कि सरकार ने कल इसको टलवाना चाहा, तो हमने कहा कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है, नहीं टलवाना चाहिए। हालांकि अगर इतना महत्वपूर्ण मामला सुप्रीम कोर्ट को लगता है तो ये लगभग 2 साल तक क्यों चलता रहा? क्योंकि याचिका तो तुरंत पहुंच गई थी सुप्रीम कोर्ट में। वो कहा भी उन्होंने पूरा जिक्र किया कि यहाँ पर जैसे ही ये कानून बनाया गया उसको चुनौती दी गई, चूंकि संसद में किसी को बोलने नहीं दिया गया। कानून जब बना दिया गया मनमाने तरीके से, तो भाई एक ही रास्ता बचता था, सुप्रीम कोर्ट। वहां दिया गया, उसी बीच 2 दिन के भीतर उन्होंने नियुक्ति कर दी ज्ञानेश कुमार गुप्ता की। बिल्कुल। और मुझे ध्यान पड़ रहा है समीर जी, यही मुकदमा गया था, शायद जस्टिस सूर्यकांत की उसमें बेंच थी और उन्होंने कहा था कि इसको होली के बाद सुनेंगे। और वो होली अब आ रही है। बिल्कुल सही बात है। 2 साल से ज्यादा हो गया, 23 में पास हुआ ना ये। अगर उसी समय कोई इस पर फैसला आ गया होता, सुनवाई आ गई होती, तो कम से कम ये स्थितियां ना होती। और जो हम लोग कह रहे हैं कि क्या अगर ये रद्द हो गया तो उनकी नियुक्ति भी रद्द होगी और जितने उन्होंने चुनाव कराए हैं वो सारे फैसले भी रद्द होंगे, सारे एसआईआर भी रद्द होंगे, तो ये सारी चीजें फिर ये नौबत ना आती। लेकिन अभी भी यह है कि अगर ये रद्द हो जाती है नियुक्तियां, तो निश्चित तौर पर ये जितने काम उनके समय में कार्यकाल में हुए हैं वो अपने आप रद्द समझे जाएंगे, रद्द हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, ये कहा गया और प्रशांत भूषण ने ये तर्क रखा कि भाई जो सिद्धांत है, न्याय का सिद्धांत है, वो ये है कि अगर आप किसी कानून को निरस्त कर देता है सुप्रीम कोर्ट, तो उस कानून के तहत नियुक्तियां स्वतः ही रद्द हो जाएंगी। तो इसीलिए जब पूछा गया था उनसे, सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया से जस्टिस दत्ता ने पूछा, तो उन्होंने भी यही स्पष्ट किया कि हम ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए नहीं आए हैं, हम तो कानून हटाने के लिए आए हैं। तो आप ज्ञानेश कुमार हो या कोई से भी कुमार हो, उस डायरेक्शन में
ही नहीं है। ज्ञानेश कुमार या सुखविंदर सिद्धू या उनका विवेक जोशी, उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये तो उसका वो कानून ही चैलेंज किया गया है जिसके तहत इनको नियुक्त किया गया है, इनको बनाया गया है। बिल्कुल। तो मूल बात तो यही है। हाँ, मूल बात यही है। तो ये मूल बात ये है कि ये कानून जो है ये रद्द हो, तो इस कानून को जो है हम रद्द कराने के लिए आए हैं। हम केवल उनकी जो है वो रद्द कराने नहीं आए हैं कि साहब इनकी नियुक्ति रद्द हो जाए, ज्ञानेश कुमार की या सुखबीर संधू की या विवेक जोशी की। तो ये हम जो है वो कहने के लिए नहीं आए हैं। तो ये समझा जा सकता है समीर जी कि ये सुनवाई तो चल रही है, महत्वपूर्ण सुनवाई हो रही है, गौर से सुना जा रहा है, पुराने फैसले पढ़कर सुनाए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की फैसलों की नज़ीर दी जा रही है, संविधान के जो क्लॉज हैं उनका हवाला दिया जा रहा है। तो ये मालूम पड़ रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है ये सुनवाई, और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को स्वीकार कर रहा है कि ये सुनवाई काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि जस्टिस दीपांकर दत्ता उन्होंने टिप्पणी की कि भाई हमने इस मामले को इसलिए कल नहीं टाला, सरकार चलवाना चाहती थी कि ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है, हमने इसको सुनने के लिए कहा और आज हम इसको सुन रहे हैं। हालांकि शुरू में एक गलती जो थी वो हुई प्रशांत भूषण से, क्योंकि जो हलफनामा दिया जाना था वो हलफनामा सर्टिफाइड नहीं किया गया, और नहीं किया गया इसलिए कि चूंकि जिसकी तरफ से हलफनामा था वो व्यक्ति जीवित नहीं था, ये उन्होंने कहा प्रशांत भूषण ने। और फिर उन्होंने कहा कि भाई ये थोड़ी सी टेक्निकल चूक है, इसको सही किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इसको सही नहीं किया जा सकता। उसके बाद फिर इस मसले पर बहस भी शुरू हुई, और फिर बहस जो शुरू हुई तो उसमें दलीलें दी गई, तर्क दिए गए, कई जो दलीलें दी गई थी उससे आगे ये दलीलें दी गई। तो ये सब चीज़ें समीर जी सामने आई हैं। बिल्कुल, ये चल रही हैं और दलीलें दी जा रही हैं। अभी उन पक्षों की ओर से दलीलें दी जा रही हैं जिन्होंने इस कानून को चैलेंज किया है, जिन याचिकाओं के जरिए इस कानून को चुनौती दी गई है और मांग की गई है कि इसको रद्द किया जाना चाहिए। इसलिए रद्द किया जाना चाहिए कि ये असंवैधानिक है और ये कानून बनाते समय संसदीय प्रक्रियाओं का जो तरीका होता है उसका पालन नहीं किया गया है। अब देखना यह है कि जो पक्ष इसके विरोध में जो दलीलें आती हैं वो क्या कहती हैं, लेकिन अभी तक जो इनके याचिकाकर्ताओं की जो दलील है उससे सुप्रीम कोर्ट की बेंच बहुत सहमत नजर आ रही है और उसको भी ये महसूस हो रहा है कि हाँ, अगर इस तरीके से कोई कानून बन रहा है जिसमें विपक्ष है ही नहीं, केवल सत्ता पक्ष के लोग बैठे हुए हैं और उन्होंने कोई कानून बना दिया गया, तो वो उस कानून की वैधानिकता कितनी रहेगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और वो उस बात से बहुत सहमत दिखाई पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के दोनों जज। हाँ, दोनों जज सुप्रीम कोर्ट के बहुत सहमत दिखाई दिए हैं, वो सहमत हैं, लेकिन फैसला क्या आएगा वो भी देखा जाएगा। लेकिन जो अभी तक तर्क प्रस्तुत किए गए हैं उससे सहमत नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात समझिए कि कल जिस तरीके से सुनवाई टालने की बीजेपी मतलब मोदी सरकार ने कोशिश की, उसके खिलाफ जाकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, और जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने दलील दी है कि ये कानून उन संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ फैसले में सही ठहराया था। और उस फैसले में प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता के अलावा सीजेआई को भी चयन समिति में शामिल करने का प्रावधान था। और कल जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया था जिसमें सुनवाई को टालने की मांग की गई थी सरकार की तरफ से। और इसके बाद शीर्ष अदालत ने दलीलें सुनना शुरू कर दी थी और मौखिक रूप से टिप्पणी की थी सुप्रीम कोर्ट ने कि यह मामला किसी अन्य मामले से अधिक महत्वपूर्ण है। और याचिकाकर्ताओं ने कल यह तर्क दिया था कि विवादित कानून जो है यह सुनिश्चित करता है कि केवल प्रधानमंत्री के आदमी की ही चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्ति हो, जिससे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता कमजोर होती है। ये दलीलें जो थी वो कल दी गई थी और आज भी जो है इसी तरीके की दलीलें दी जा रही हैं कि ये कानून जो है ये इसी तरीके से फ्रेम किया गया है कि ये सरकार जो है वो एक तरीके से कहा जाए कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष ना रहने दे और अपना कब्जा जो है लगातार सरकार में ये बने रहें, ये करने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है। और आज एक बात और कही गई, वो विजय हंसारिया सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने कहा था कि तानाशाही जो है वो एकदम से नहीं आती है। हाँ, लोकतंत्र एकदम से खत्म नहीं होता है कि कोई कानून बन के लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। संवैधानिक संस्थाओं को इसी तरीके से धीरे धीरे खोखला किया जाता है और एक एक करके धीरे धीरे संवैधानिक संस्थाएं खोखली की जा रही हैं। और चुनाव आयोग चूंकि महत्वपूर्ण कड़ी है और समझिए खोखला तो सुप्रीम कोर्ट को भी किया जा रहा है। बिल्कुल, तमाम जजेस जो है वो जिस तरीके की सुप्रीम कोर्ट में बातें करते हो, मैं तो देख रहा था समीर जी, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में जस्टिस मार्कंडेय काटजू, वो कोई 1-1.5 साल पहले कपिल सिब्बल जो सीनियर एडवोकेट हैं उनका वो दिल से कपिल जो कार्यक्रम होता है उसमें बैठे हुए थे। और वो उनसे कह रहे थे कि भाई आप तो मैं तो जानता हूँ मोदी के आने से पहले, मतलब वो तो चूंकि मोदी जी आए तब तक रिटायर हो चुके थे, तो कह रहे थे कि मोदी के आने से पहले ये तमाम जजेस जो है ये मोदी भक्त थे, यानी बीजेपी के समर्थक थे बहुत से इनमें से तमाम। और वो कह रहे थे कि वो
वही डाइस पे बैठ के तो नहीं, लेकिन जो व्यक्तिगत कार्यक्रम होते थे, पार्टियां होती थी, उनमें ये बहुत मजबूती के साथ जो थे बीजेपी का समर्थन करते हुए दिखाई पड़ते थे। और ये बात उनकी सच इसलिए मालूम पड़ती है समझिए कि तमाम फैसले जिस तरीके से आए, खासतौर से जजों की नियुक्तियों के मामले में, और इस सरकार ने जिस तरीके से रोड़े अटकाए जजों की नियुक्तियों को लेकर, खासतौर से 2-3 जजों की अगर बात किया, एक तो जस्टिस जोसेफ जो उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे थे, उनको सुप्रीम कोर्ट लाने को जिस तरीके से डिले किया गया, उसके बाद फिर जिस तरीके से जस्टिस अकील कुरैशी जो थे जी, उनको आने ही नहीं दिया गया। हाँ। तो ये सारे जो सब मामले हुए, तो ये बताते हैं कि किस तरीके से सरकार जो थी वो सुप्रीम कोर्ट को भी खोखला करने पर तुली हुई है। और आज जो टिप्पणी की है जस्टिस दीपांकर दत्ता ने, हालांकि मुझे पता नहीं उन्होंने ये टिप्पणी कैसी कर दी, चूंकि वो सावरकर पर विज्ञान दे रहे थे एक सुनवाई में, तो ये जो कहा उन्होंने कि भाई जो मतलब सरकार जो मतलब अगर आपने इतनी ही तत्परता जो है वो जजों की नियुक्ति में दिखाई होती, खास तौर से हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में, तो हमें बड़ी खुशी होती। यानी उन्होंने भी इस बात को एक तरह से देखा जाए तो स्वीकार किया कि ये इतना सहज नियुक्ति प्रक्रिया नहीं है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता को आपने मुख्य चुनाव आयुक्त तुरंत नियुक्त किया और अगले ही दिन आपने जो है उनको शपथ दिला दी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले। हालांकि उन्होंने कहा कि क्या ये सब मालूम था, कि आप हमें बताइए कि सरकार को मालूम था कि सुनवाई 15 मार्च को होने वाली है, तो इस सबके तो कोई वो नहीं हो सकते तर्क कि सरकार को मालूम था कि नहीं मालूम था। भाई मालूम होना चाहिए, जब सरकार उस मामले में एक पक्ष है तो सरकार के वकील को तो मालूम ही था ना सुनवाई है कल। बिल्कुल, हाँ। तो इसमें पूछना क्या कि सरकार को मालूम था कि नहीं मालूम था। बहरहाल लेकिन एक सवाल है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। अच्छा, कितना वो जब उसका जिक्र कर रहे हैं तो उसमें बता भी दिया जाए कितना हास्यास्पद था कि 200 ऐसे लोगों की लिस्ट बता दे दी गई राहुल गांधी को, लीडर ऑफ अपोजिशन को, और उनसे कहा गया कि भाई आपको इसमें देखना है। बाद में अगले दिन उनमें से 6 लोगों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। अब उन 200 लोगों के नाम को तो पढ़ पाना है और उनके बारे में पता लगा पाना एक दिन में कैसे संभव है। अगले दिन पता लगता है कि उनमें से निकाल कर मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त भी कर दिया गया, सुबह सुबह उनको शपथ भी दिला दी गई। तो ये सीधे सीधे ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि ये कानून लाया क्यों गया, कैसे लाया गया, और उस कानून को लाने के पीछे सरकार की मंशा क्या थी। और अब इतने चुनाव विधानसभाओं के हो गए हैं तो वो मंशा अब बिल्कुल स्पष्ट होती दिखाई भी पड़ रही है कि इन्हीं सारी वजहों से ये कानून लाया गया था और इनको नियुक्त किया गया था। कहीं कोई अब संदेह नहीं रह गया है। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, कहीं कोई संदेह नहीं रह गया है। और जितनी ईमानदारी और पारदर्शिता इस सबकी जो बातें की जाती हैं भाषणों में प्रधानमंत्री के द्वारा, बीजेपी के नेताओं के द्वारा, वो कितनी खोखली हैं, वो इस मुकदमे की सुनवाई जो चल रही है उसमें जो तर्क आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां भी जो आ रही हैं उनसे समझा जा सकता है कि ये एक तरीके से लोकतंत्र को तबाह करने की कोशिशें सरकार की तरफ से। और जो दलील भी दी गई समझिए, वो दलील भी यही थी कि चूंकि महत्वपूर्ण संस्था चुनाव आयोग है, इसके ऊपर ही सारा दारोमदार जो है वो लोकतंत्र का इस मायने में है कि अगर चुनाव ही स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं होंगे और चुनाव प्रक्रिया ही अगर स्वतंत्र नहीं होगी और चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग अगर स्वतंत्र नहीं होगा तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है, लोकतंत्र बचने का कोई सवाल ही फिर पैदा नहीं होता। फिर ये धीरे धीरे तानाशाही की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। और ये साफ तौर पर समझिए दिखाई पड़ रहा है जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हुआ है और उसके बाद चुनाव के बाद भी हिंसा हो रही है, जिस तरीके से समझिए तमिलनाडु की तो ज्यादा जो बात हो ही नहीं पाई, तमिलनाडु में भी 1 करोड़ से ज्यादा वोट काटे गए हैं। पश्चिम बंगाल में तो 91 लाख वोट काटे गए। 1 करोड़ से ज्यादा वोट काटे गए हैं तमिलनाडु में। 57 लाख आदिवासियों के वोट काटे गए। और जो स्टालिन की कॉन्स्टिट्यूंसी है 36,000 के आसपास वोट अकेले उस कॉन्स्टिट्यूंसी में काटे गए। और आप देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी चुनाव हार जाती है मुख्यमंत्री रहते हुए, स्टालिन चुनाव हार जाते हैं मुख्यमंत्री रहते हुए, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार जाते हैं मुख्यमंत्री रहते हुए, और सब SIR के जरिए हारते हैं जी। तीनों जो हैं SIR के जरिए हारने का जो मार्जिन है वो जितने वोट कटे हैं उससे कम है। तो ये मतलब किस तरीके से फ्रेम किया गया। और इसीलिए मतलब ये हालांकि ये एक कानूनी दलील तो नहीं हो सकती है ये जो उदाहरण है, लेकिन ये मंशा जो है सरकार की क्या है उसको बताने के लिए काफी है। बिल्कुल, उस मंशा को बताने के लिए काफी है। इसीलिए उस नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं, जो नियुक्त किए गए हैं उनकी कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। यही तो है, पूरा विपक्ष कुछ भी कहता रहता है, उसको मुख्य चुनाव आयुक्त एक लाइन में कह देते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं,
आप गलत कह रहे हैं, आप और धमकी भी देते हैं कि आप हलफनामा देकर कहिए, आप शपथ पत्र देकर कहिए। ये सारी चीज़ें इसीलिए तो है, उनको किसी का खौफ नहीं है। चले जाएंगे तो कानून में उनको ऐसी इम्यूनिटी मिली है कि कोई कुछ कर नहीं सकता है। हालांकि कहा था राहुल गांधी ने ये तो कानून हम संशोधन कर देंगे, बदल देंगे, लेकिन जो लोग भी कुछ कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। पर वो अपनी जगह है, वो एक अलग मुद्दा है, वो राजनीतिक मुद्दा है। यहाँ तो कानून को ही, संविधान को ही बिल्कुल ताक पर रख दिया गया था इस कानून को बनाते वक्त। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, इस कानून को बनाते वक्त संविधान को ही ताक पर रख दिया गया। और संविधान को ही ताक पर क्या रखा गया समीर जी? सब कुछ ताक पर रख दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह, संविधान के साथ साथ इस देश के आवाम जो है उसके अधिकारों को ताक पर रख दिया गया। और अब जो पारीक साहब हैं वो कह रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 14 का सिद्धांत यानी राजनीतिक दलों के साथ एक जैसा व्यवहार करना। और अनूप बर्नवाल ने यह बात उठाई कि यदि आपकी नियुक्ति होती है और आप स्वतंत्र नहीं है तो इसका परिणाम यह होगा कि आप मनमाने ढंग से काम करेंगे। स्वतंत्र रूप से भी यह अधिनियम अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करता है। और ये दलील अभी थोड़ी देर पहले भी उन्होंने दी थी पारीक साहब ने, लेकिन फिर से उन्होंने ये दलील दी है कि भाई अनूप बर्नवाल मामला जो था उसमें अनूप बर्नवाल ने बात उठाई थी कि यदि आपकी नियुक्ति होती है और आप अगर स्वतंत्र नहीं हैं तो इसका परिणाम ये होगा कि आप मनमाने ढंग से काम करेंगे। और स्वतंत्र रूप से भी यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करता है। बिल्कुल, ये संविधान के 14 और 19, अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करता है। दूसरी बात यह है कि जो संविधान का स्रोत है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्रोत है, यानी देश की जनता, उस देश की जनता को वोट देने से ही रोक दे रहा है। और क्यों रोक दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर चुनाव आयोग इस तरह का नियम बना रहा है, और चुनाव आयोग जो नियम बना रहा है उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी मामले हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी अभी सारे मामले लंबित ही हैं। दूसरी ओर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के तहत बता दिया है और उसके तहत 27 लाख नाम काट दिए, उसका कोई सुनवाई नहीं है। और बिना उतने नाम काट कर आपने चुनाव भी करा दिए। पूरी तरीके से ये जो मनमानी दिखाई पड़ रही है वो इसीलिए दिखाई पड़ रही है कि कानून बनाया ही इसीलिए गया था कि वो मनमानी कर सके वहाँ बैठे लोग। और किसके लिए मनमानी करें? जिन्होंने उनको बनाया है उनके लिए मनमानी करें, जो बार बार सत्ता में लौटे। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, आप ठीक कह रहे हैं। और पारीक साहब ने जो कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राजनीतिक दलों के प्रभाव से मुक्त रखी जानी चाहिए और राजनीतिक मनमर्जियों से मुक्त रखा जाना चाहिए। ये कहते हुए संजय पारीक साहब जो सीनियर एडवोकेट PUCL की तरफ से उपस्थित हैं, उन्होंने अपनी बात समाप्त कर दी है अब। और अब देखते हैं कि अब किसकी तरफ से दलीलें आती हैं। याचिकाकर्ताओं की तरफ से ही कोई अन्य आता है या फिर अब सरकार की तरफ से कोई दलीलें पेश की जाती हैं, ये भी अभी हमको मालूम पड़ जाएगा। जी बिल्कुल। तो आखिर में जो अपनी बात खत्म करते हुए संजय पारीक ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियां ये राजनीतिक उससे चीज़ों से मुक्त होनी चाहिए, राजनीति से मुक्त होनी चाहिए। यहाँ पर ऐसे लोग बैठे जो गैर राजनीतिक हो, और गैर राजनीतिक सिर्फ हो ही नहीं, उनको बनाने की प्रक्रिया भी गैर राजनीतिक हो। ये अलग बात है कि जो चाहे सत्ता पक्ष में बैठे लोग होंगे, विपक्ष में बैठे लोग होंगे, वो राजनीतिक दलों के लोग होंगे। लेकिन इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि उसमें एक पैनल में एक सदस्य जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होने चाहिए। तो कम से कम ये मनमाने तरीके से तो सरकार किसी को नहीं बना पाएगी। अमलेंदु जी बिल्कुल 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 समीर जी। और अब सीनियर एडवोकेट शादान फरासत जो हैं जी वो उपस्थित हुए हैं, वो भी याचिकाकर्ताओं की तरफ से हैं। और शादान फरासत ने अपने तर्क रखना प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है। और फरासत साहब का कहना है कि ये मामला जो है संवैधानिकता के आधार पर अधिनियम की धारा 7 और 8 के लिए एक क्लासिक चुनौती है। अनूप बर्नवाल मामले की प्रासंगिकता यह है कि यह मुख्य चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में संवैधानिक कानून का एक ठोस नियम निर्धारित करता है। यहाँ से कहना, अपनी बात शुरू करना शादान फरासत साहब ने शुरू किया है। तो अब इनकी दलीलें अब शुरू होंगी शादान फरासत की, और वो अपनी बात समीर जी आगे रख रहे हैं और महत्वपूर्ण बात को रख रहे हैं। और वो इसका सारा बता रहे हैं कि क्या किस प्रक्रिया से इसको कानून को बनाया गया
ये प्रक्रिया किस तरीके से ठीक नहीं है, ये शाहजान फरासत साहब कह रहे हैं। और फरासत साहब कह रहे हैं कि उस धारा जो 8 और 7 है इस अधिनियम की जी, उसका हवाला देते हुए कि इसमें कहा गया है कि संवैधानिक मूल नियम का पालन करने की प्रक्रिया संसद के कानून के माध्यम से होगी। और तीसरी बात यह कही गई कि जब तक संसद वह कानून लेकर नहीं आती तब तक के लिए यहाँ एक अंतरिम व्यवस्था है। ये जो अनूप बर्नवाल मामला था, बिल्कुल अंतरिम व्यवस्था वही जो सीजीआई और उसमें की बात थी, जिसको बाद में कानून बनाकर हटा दिया गया। तो वो कह रहे हैं कि अनूप बर्नवाल मामले में जो था उसमें ये बात कही गई थी और इसमें ये कहा गया था कि संवैधानिक मूल नियम का पालन करने की प्रक्रिया जो है वो संसद के कानून के माध्यम से होगी। और ये अनूप बर्नवाल का मामले में समीर जी यही कहा गया था जी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए चुनाव आयोग, ये होना चाहिए, दिखना भी चाहिए। और यहाँ यही कहा जा रहा है कि उसमें जो आदेश दिया गया था उस आदेश के पलट ये कानून लेकर आया गया। जी हाँ, कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष है ही नहीं, और वो दिखे भी है भी नहीं, और उसको दिखा भी रहे हैं। तो ये भी दूसरे जब आप नियुक्ति कर रहे हैं तो उसमें आप और स्पष्ट कर दे रहे हैं। तीसरे वो जब वहां पर नियुक्ति के बाद वहां बैठे हुए जो लोग हैं वो उसको और भी स्पष्ट कर दे रहे हैं। बिल्कुल कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हाँ जी, तो बिल्कुल। और आगे भी शाहजान फरासत जो अपनी बात रख रहे हैं, बहुत मजबूती के साथ बात रख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो वो रख रहे हैं। वो बिल्कुल कह रहे हैं कि वे यह बिल्कुल साफ कर देते हैं कि गैर कार्यकारी सदस्यों वाली चयन समिति मुख्य नियम है। एक बार जब संवैधानिक नियम बन जाता है तो यह एक सीमा तय कर देता है और कहता है कि सीमा के नीचे विधायिका जो चाहे कर सकती है, लेकिन आप उस संवैधानिक सीमा को पार नहीं कर सकते। यानी आपको संवैधानिक सीमा के अंदर ही आपको रहना होगा और ये कानून जो है वो संवैधानिक सीमा को पार कर रहा है एक तरीके से। बिल्कुल ये दलील है। और कानून पार कर रहा है। कानून के तहत जिनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है वो तो बिल्कुल पार कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि ये न्यू इलेक्शन कमीशन है, यानी वो न्यू इलेक्शन कमीशन कुछ भी कर सकता है। केवल और केवल एक चीज को दिखाते रहते हैं कि वो सरकार के कितने वफादार हैं और विपक्ष को कुछ नहीं समझते हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां संसदीय प्रक्रिया अपनाई जाती हो वहां विपक्ष के नेताओं को इस तरीके से उनके साथ व्यवहार करना, ये किसी भी संवैधानिक संस्था के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति से उम्मीद कहीं नहीं की जा सकती है। लेकिन निर्वाचन आयोग और वहां पर जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो लगातार विपक्ष के नेताओं के साथ इस तरीके से व्यवहार करते रहे हैं। तो जाहिर सी बात है किसी लिए करते रहे कि उनको जो बनाने वाले हैं, जिस कानून के तहत बनाया गया है उनको, वो कानून उनको ऐसा करने की इजाज़त दे देता है, क्योंकि उसमें ये भी कहा गया है कि आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई बाद में भी नहीं हो सकती जब आप पद से हट जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है जी एडवोकेट शाहजान फरासत ने, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वो कह रहे हैं कि ये विवादित अधिनियम जो है स्वयं मुख्य नियम यानी मूल नियम का ही उल्लंघन करता है जब यह कार्यपालिका के 2 सदस्यों को इसमें शामिल करता है और कार्यपालिका को ही बहुमत का नियंत्रण सौंप देता है। हाँ, जी हाँ। यानी कार्यपालिका द्वारा कार्यपालिका के लिए आपने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दी जी। ये एक इस तरीके से, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो शाहजान फरासत ने उठाया है। जी बिल्कुल, तो बड़ी महत्वपूर्ण दलीलें दी जा रही हैं। सीधे सीधे ये बताया जा रहा है तमाम उदाहरणों के जरिए, तमाम कानूनों के जरिए कि कैसे इस कानून को बनाने में पूरी परंपरा, संवैधानिक व्यवस्था का कैसे उल्लंघन किया गया है और कानून भी किस तरीके से बनने के बाद ये आम नागरिकों के जो मूलभूत अधिकार हैं उनका कैसे उल्लंघन कर रहा है, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण दलीलें दी जा रही हैं। शाहजान फरासत इस समय याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हो रहे हैं। इससे पहले संजय पारिक सीनियर एडवोकेट हैं, वो पेश हुए। उसके पहले प्रशांत भूषण ने दलीलें दी। तो बहुत महत्वपूर्ण दलीलें इस मुद्दे पर दी जा रही हैं जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ कानून है। मांग की जा रही है कि इस कानून को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राजनीतिक मनमानी से परे होनी चाहिए। पर यह जो कानून बनाया गया है ये पूरी तरीके से राजनीतिक मनमानी को एक इस्टेब्लिश करता है, इसलिए इसको रद्द कर देना चाहिए। बिल्कुल 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 समीर जी, इसको रद्द कर देना चाहिए। और वो फरासत साहब कह रहे हैं कि जो संविधान का अनुच्छेद 324 है वो निश्चित तौर पर राष्ट्रपति को नियुक्ति का अधिकार देता है, लेकिन इसका तात्पर्य ये कतई नहीं है कि आप कार्यपालिका को ही पूरा अधिकार
प्राप्त हो जाएगा और संविधान के आप नियमों का उल्लंघन करेंगे। ये उनका कहना है शाहजान फरासत का। उन्होंने अपनी बात आगे रखते हुए कहा समीर जी कि अनुच्छेद 324 राष्ट्रपति को नियुक्ति करने की शक्ति देता है। अनूप बर्नवाल का कहना है कि इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि इसमें कार्यपालिका का वर्चस्व हो गया। अनूप बर्नवाल का मतलब कि अनूप बर्नवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है। जी हाँ, उस केस का जिक्र बार-बार आ रहा है। और फरासत कहते हैं कि संविधान के अनुसार ही अनुच्छेद 324(2) के तहत यह शक्ति राष्ट्रपति के पास थी। यदि अनूप बर्नवाल के फैसले के जरिए उस शक्ति को ही इस तरह सीमित कर दिया गया है कि उसमें कार्यपालिका का वर्चस्व नहीं हो सकता, तो फिर कानून द्वारा ठीक वैसा ही काम किए जाने का सवाल ही कहाँ उठता है। संविधान की मांग यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक स्वतंत्र प्रक्रिया के माध्यम से की जानी चाहिए। अनूप बर्नवाल के फैसले के जरिए चुनाव आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया पर कुछ मूल्यों पर ठोस सीमाएं तय की गई हैं। जी, ये कहना है शाहजान फरासत साहब का, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं और याचिकाकर्ताओं की तरफ से उपस्थित हुए हैं। जी बिल्कुल, वो यही बता रहे हैं कि जब इसमें एक रूलिंग दी थी एक सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको एक इस तरह का कानून बनाइए जिसमें कि 3 अलग अलग संस्थाओं के लोग हों, अलग अलग दिखाई पड़े, यानी उस पैनल के जरिए जो नियुक्ति होगी वो ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा कि किसी कि ये सीधे सीधे कार्यपालिका की ओर से नियुक्त व्यक्ति है, लेकिन उसको खारिज कर दिया सरकार ने। सरकार ने जो कानून बनाया वो पूरी तरीके से इस्टेब्लिश करता है कि निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त वही व्यक्ति बन सकते हैं जिसको कार्यपालिका का प्रमुख यानी प्रधानमंत्री जिसको चाह रहे हैं सीधे सीधे, क्योंकि इसमें पैनल में जो 3 लोग होंगे, एक प्रधानमंत्री होंगे और दूसरे प्रधानमंत्री की कैबिनेट के कोई दूसरे मेंबर होंगे। तीसरा व्यक्ति जो होगा वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होगा। जाहिर सी बात है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अकेला रहकर उसमें क्या काम करेगा, 2 लोगों का बहुमत किसी को भी नियुक्त कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, आप ठीक कह रहे हैं कि 2 लोगों का बहुमत, और ये कहा भी गया वही बात हो रही बार बार यही बात दोहराई जा रही है कि आपने इस तरीके से कानून बना दिया कि जब कार्यपालिका जो है वही तय कर लेगी और एक गैर कहा जाए कि कार्यपालिका संस्था जो एक संवैधानिक संस्था जो है वो पूरी तरीके से कार्यपालिका के शिकंजे में चली जाएगी। यानी समीर जी की दरोगा भी तुम और जज भी तुम। हाँ मतलब तो देसी भाषा में बिल्कुल हाँ, कि दरोगा भी तुम और जज भी तुम। तो दरोगा जी ने ही मुकदमा कायम किया और दरोगा जी ने सजा सुना दी। हाँ, बिल्कुल तो वैसे ही जैसे वो आजकल होता है उत्तर प्रदेश में खासतौर पर एनकाउंटर होता है कि वो सीधे सीधे वही तय कर लेते हैं किसी ने अपराध किया है और वही तय कर लेते हैं कि इसको सजा क्या दी जानी है, यानी फुल होना है कि हाफ होना है। और बुलडोजर भी वही चला देते हैं, बुलडोजर भी वही चला देते हैं, सब कुछ वही तय कर देते हैं। न्यायपालिका का कोई मतलब नहीं रह गया है। हालांकि उस मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं आई, बहुत सारे सवाल भी सुप्रीम कोर्ट ने उठाए, लेकिन ये पूरी की पूरी कार्रवाइयां जो है ऐसे ही चल रही हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि उसका अनुकरण दूसरे राज्यों की भी सरकारें करने लगी हैं। बहरहाल यहाँ जो मामला चल रहा है तो अभी शाहजान फरासत की दलीलें चल रही हैं जो कि याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए हैं, और ये दलीलें बार बार यही दी जा रही हैं कि क्यों ये कानून असंवैधानिक है और इसको क्यों रद्द किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, ये कानून क्यों रद्द किया जाना चाहिए, और इस पर जो शाहजान फरासत हैं वो एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। और शाहजान फरासत का कहना है कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां आपकी लॉर्डशिप किसी मूल दोष और प्रक्रियागत दोष की ओर इशारा करती है और संसद केवल प्रक्रियागत दोष को ही ठीक करती है जी, और आपके लॉर्डशिप उन्हें वापस भेज देते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, यानी आपने पहले भी कई कानून निरस्त करके फिर से संसद को भेज दिए कि इसमें प्रक्रियागत खामियां हैं और संसद केवल प्रक्रियागत दोष को ही ठीक करती है जी। तो यानी ये संविधान के मूल ढांचे पे जो हमला है उसको संसद भी ठीक नहीं कर सकती है। तो संसद का जो मूल ढांचा है वो बरकरार रहना चाहिए, ये क्रिस्टल एंड क्लियर आदेश है। खासतौर से केशवानंद भारती का जो मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की संविधान पीठ का 7-6 के बहुमत से स्पष्ट फैसला है कि संविधान का मूल ढांचा नहीं बदला जा सकता। प्रशांत भूषण ने यही कहा कि इस कानून में संविधान के मूल ढांचे पर प्रहार किया गया है, क्योंकि उसमें इसके जरिए जो नागरिकों के मूल अधिकार हैं वो मूल अधिकार प्रभावित होते दिखाई पड़ रहे हैं साफ तौर से। तो महत्वपूर्ण दलीलें हैं और मूल ढांचे को तय करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। वही ये देख सकता है, बता सकता है और फाइनल डिसीजन ले सकता है कि कहाँ संविधान का मूल ढांचा प्रभावित हो रहा है, कैसे ये कानून
संविधान के तमाम प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की अपनी क्या राय होती है? हालांकि अभी जो दलीलें हैं वो दूसरे पक्ष की ओर से, यानी जो सरकार के पक्ष की ओर से वकील होंगे उनकी तरफ से भी आएंगी, पर जो दलीलें यहाँ पर याचिकाकर्ताओं की ओर से दी जा रही हैं बहुत ही मजबूत दलीलें हैं और ये मांग की जा रही है कि इस कानून को रद्द कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, इस कानून को रद्द करने की ही मांग हो रही है और ये बताया जा रहा है कि ये कानून जो है किस तरीके से संविधान का उल्लंघन करता है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और एक तरीके से कहा जाए कि देश को तानाशाही की ओर धकेलने वाला ये कानून जी है और इसके ज़रिए तानाशाही आएगी। संवैधानिक तरीके से तानाशाही लाने का ये इंतज़ाम किया जा रहा है, ये दलीलें दी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इन दलीलों से फिलहाल तो सहमत होता हुआ नजर आ रहा है जी। अब बाद में क्या देखा जाएगा कि ये कितना इससे सहमत हो पाता है समीर जी। बिल्कुल, चूंकि ये सारी की सारी पूरी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो डिपेंड करती है चुनाव पर। चुनाव की व्यवस्था देखने वाली संस्था चुनाव आयोग है और चुनाव आयोग में बैठे हुए जो उसके जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं वो है मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्त। अगर उनकी नियुक्तियां ही सरकार के प्रभाव से होंगी, सरकार की पसंद से होंगी और सरकार ही उनको बनाएगी, तो फिर जाहिर सी बात है कि वो किस तरीके से एक निष्पक्ष रूप से अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। चुनौती दी गई है। उससे बड़ी बात यह है कि इस कानून को बनाते समय जो प्रक्रिया अपनाई गई उस प्रक्रिया में किस तरह से पूरी जो संसदीय प्रणाली होती है, संसदीय तरीका होता है कि पहले बहस होती है, विधेयक लाया जाता है, उस पर बहस होती है, पक्ष और विपक्ष दोनों लोग उस पर अपनी बात रखते हैं, उसके बाद वोटिंग होती है, वो पारित होता है। इन सारी प्रक्रियाओं को धता बताते हुए विपक्ष को बाहर कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया और उसके बाद ध्वनिमत से विधेयक पारित कर दिया गया। लोकसभा में भी ऐसा ही हुआ था, राज्यसभा में भी ऐसा हुआ था और इस तरीके से कानून बना दिया गया। यानी पूरी तरीके से व्यवस्था का, संसदीय प्रक्रिया का, संसद का मखौल उड़ाया गया इस कानून को बनाने में। यही बात कही जा रही है याचिकाकर्ताओं के वकीलों की ओर से। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, याचिकाकर्ताओं के वकीलों की ओर से यही दलील दी जा रही है और बहुत महत्वपूर्ण दलीलें दी जा रही हैं और ये बताया जा रहा है कि भाई ये जो कानून लाया गया है ये कानून सीधे सीधे आम नागरिक के मौलिक अधिकार जो हैं उनका हनन करता है और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मतदाता का मताधिकार था उसके ऊपर ही ये सवाल खड़े कर देता है। चूंकि अगर चुनाव आयोग ही निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं होगा जी तो फिर ये चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं होगी और अगर चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं होगी तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाएगा? संविधान तो अपने आप ही ध्वस्त हो जाएगा, उसको ध्वस्त करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी कि कोई कानून लाकर संविधान को खत्म किया जाए। धीरे धीरे ऐसे ही खोखला होता चला जाएगा और ये कानून जो है लोकतंत्र को खोखला करने की दिशा में एक बड़ा कदम जो है ये इस कानून के जरिए इस सरकार ने उठाया है। ये दलीलें याचिकाकर्ताओं की तरफ से समीर जी दी जा रही है। जी बिल्कुल, कहा भी गया, प्रशांत भूषण ने ही कहा शायद कि ये कोई लोकतंत्र एक दिन में खत्म नहीं होता। हंसारिया ने कहा, हाँ जी हाँ, हंसारिया ने कहा था कि ये एक दिन में नहीं खत्म होता। ऐसे ही संस्थाओं को धीरे धीरे कमजोर करके, उनको खत्म करके फिर लोकतंत्र फिर खत्म हो जाएगा। तो ये उसी की एक तरीके से उसी दिशा में एक बड़ा कदम है जो ये कानून बनाया गया है और जिस तरीके से ये कानून बनाया गया है तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो अब जो सीनियर वकील है फरासत, वो अपनी दलीलें रख रहे हैं और ये हम लोग विजुअल्स भी देख रहे हैं जो इस समय कोर्ट रूम में जो प्रोसीडिंग चल रही है। बिल्कुल समीर जी, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात शाहजान फरासत ने कही जी। उन्होंने कहा कि आप हुजूर ने मूल रूप से यही कहा था कि कार्यपालिका का वर्चस्व नहीं हो सकता, इसलिए कानून लेकर आइए। जो अनूप वर्णवाल का फैसला था हाँ, उसमें यही कहा गया था कि कार्यपालिका का वर्चस्व नहीं हो सकता। वे नया कानून तो ले आए लेकिन उसी खामी के साथ कार्यपालिका का ही वर्चस्व स्थापित कर दिया। माना कहा गया आदेश। जी हाँ, ये उन्होंने कहा और फिर उन्होंने कहा कि इसीलिए पीएसयू वगैरह से जुड़े मध्यस्थता मामलों में पहले एक तरफा शर्तें हुआ करती थी, यह कुछ होम अंपायर रखने जैसा था। यानी आपने घर का ही अंपायर रख दिया। बिल्कुल, तो ये जो है वो रखना है और शाहजान फरासत अपनी बात बहुत जोर शोर के साथ इस समय रखते हुए समझिए नजर आ रहे हैं। हमारे बीच में चल भी रहा है वहाँ का विजुअल कि शाहजान फरासत जो है किस तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं। बहुत जोरदार तरीके से मजबूती के साथ शाहजान फरासत जो है अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और इससे पहले दलील शाहजान फरासत PUCL नाम की संस्था की ओर से वहाँ पर अपीयर हुए हैं
उसके पहले प्रशांत भूषण ने दलीलें रखी, और ये सारी चीज़ें वो लगातार ये बातें बताई जा रही हैं किस तरह से संविधान के तमाम अनुच्छेदों का ये उल्लंघन कर रहा है, मौलिक अधिकारों का, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, और इसको बनाने में तो संसदीय प्रक्रिया का ही पालन नहीं किया गया, मनमाने तरीके से ये कानून बना दिया गया, इस विधेयक को पारित करा दिया गया। इसको हम कैसे मान लें कि ये कानून है? बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई कि जब ये कानून बन रहा था, प्रशांत भूषण ने कहा, तो उस समय पूरा विपक्ष बाहर था, विपक्ष के केवल एक सदस्य लोकसभा में थे और वो थे असदुद्दीन ओवैसी, और ओवैसी ने बहुत सारी बातें कही, दलीलें कही, यानी उन्होंने जो अपनी बातें रखी थी वो सारी रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन बाकी विपक्ष के कोई सांसद तो वहाँ थे ही नहीं, और सत्ता पक्ष ने उस पर अपनी बातें रखी, उसको सीधे पारित कर दिया गया। इस तरीके से कोई विधेयक पारित नहीं होते हैं, कानून नहीं बनते हैं, लेकिन मौजूदा सरकार में इस तरह से एक दो नहीं, पता नहीं कितने कानून बने वहाँ ध्वनिमत से पारित कराकर। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, बहुत से कानून बने, और फरासत कह रहे हैं कि ऐसे मामले में मध्यस्थ निष्पक्ष नहीं होगा, क्योंकि वह किसी एक पक्ष के प्रति सहानुभूति रखेगा जी। कार्यपालिका की मौजूदगी कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसका वर्चस्व समस्या है। हाँ, कार्यपालिका उसमें मौजूद है, ये समस्या नहीं है। उसमें कार्यपालिका की मौजूदगी की बात तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने कही, जो रूलिंग दी थी, जो कहा था, गाइडलाइन दी थी कि भाई आप प्रधानमंत्री होंगे। हाँ, तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री ही है, उसके बाद फिर आपके विपक्ष के हैं नेता को कहा, तीसरा मेंबर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। तो उनसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखने का मतलब ये था कि एक अलग संस्था का प्रमुख वहां पर होगा। दो संस्थाएं आप यहां से ले लीजिए, कार्यपालिका से और संसद से, और एक ये तो कम से कम उससे, हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि इन तीनों के होने के बावजूद सरकार की पसंद का व्यक्ति ना आए, लेकिन कम से कम गुंजाइश तो रहेगी कि बिल्कुल पूरी तरीके से सरकार की पसंद का नहीं हो सकता है, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी दो मेंबर उसका विरोध करने ही लगेंगे तो सरकार उनको प्रधानमंत्री अकेले बना भी नहीं सकते हैं। तो ये इसलिए उसको रखा गया। तो यहाँ क्या किया गया कि प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के जिनको रिकमेंड कर दे वो मंत्री हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खत्म ही हटाई दिया गया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल समझिए। और शाहजहां फरासत इस मामले को एक नए मोड़ पर ले आए जी। शाहजहां फरासत ने मामला संसद और अदालत के बीच टकराव के रूप में रख दिया जी। हाँ, अब उन्होंने कहा कि इस अदालत और संसद के बीच जो खींचतान चल रही है वह इस बात पर चल रही है कि क्या कानून की मूल आवश्यकता पूरी हुई है या नहीं जी। मध्यस्थता के मामलों में लंबे समय तक एक तरफा शर्तों की अनुमति थी, असल में यह होम एम्पायर होने जैसा था। अब फरासत जो है वो पार्किंस ईस्टमैन 2019 का फैसला जो है वो पढ़ रहे हैं कि उस फैसले में क्या कहा गया था और किस तरीके से ये जो कानून लाया गया है वो उस फैसले के अनुसार जो है वो जी उल्लंघन करता है, ये उसको वो पढ़ रहे हैं समीर जी। बिल्कुल, तो ये पुराने फैसले का जिक्र कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। कई फैसलों का जिक्र हुआ, एनजेएसी कानून को कैसे रद्द किया था सुप्रीम कोर्ट ने वो भी बताया गया, और क्या कहते हुए जजों की क्या दलील थी जिस वजह से उनका अपने जजमेंट में उन्होंने क्या कहा था, जो रद्द करते समय ये भी कहा। और यही बात कही जा रही है कि यह कई ऐसे मामले आए हैं जहाँ सरकारों ने, संसद ने संविधान के अगेंस्ट जाकर काम करने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन होने के नाते संविधान के उन चीज़ों को खारिज कर चुका है, निरस्त कर चुका है, और उसको एक रास्ता दिखाने का काम किया है। तो ये इस कानून में भी सुप्रीम कोर्ट को ये करना चाहिए, और ये एक ऐसा कानून है जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही कमजोर करेगा, खत्म करेगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। बिल्कुल 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 समीर जी, यही दलील दी जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। और ये कानून जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जी कि आप ऐसा लेकर आइए कानून की जिसमें निष्पक्षता हो और वर्चस्व कार्यपालिका का नहीं हो, लेकिन ये नया कानून ले आए, लेकिन उसको और खराब करके ले आए। और ये कहा शाहजहां फरासत ने कि अगर चुनाव आयोग की स्वतंत्रता गड़बड़ा जाती है तो पूरा लोकतंत्र ही दांव पर लग जाएगा। और समीर जी, ये बात हम लोग लगातार जो है 2 साल से इस बात को दोहरा रहे हैं, यही सेंटेंस हम लोग दोहरा रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग की स्वतंत्रता गड़बड़ा जाती है, चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं रहता है, तो फिर लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। और यही बात शाहजहां फरासत जो है आज सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए कह रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग की स्वतंत्रता गड़बड़ा जाती है तो पूरा का पूरा लोकतंत्र ही दांव पर लग जाएगा। बिल्कुल, अब देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण दलीलें और बहुत मजबूत दलीलें दी जा रही हैं
इस कानून के खिलाफ, जो कानून जिसके तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है और की गई है। और कहा जा रहा है कि न केवल इस कानून में खामियां हैं, इस कानून के तमाम जो क्लॉजेज हैं, जो तमाम प्रावधान हैं, उनमें खामियां हैं, वो असंवैधानिक है, बल्कि इस कानून को पारित करते समय जो प्रक्रिया अपनाई गई वो अपने आप में असंवैधानिक है। उस प्रक्रिया से कोई कानून नहीं बनाया जाता, ये बात भी कही जा रही है। अब इसमें लगातार दलीलें दी जा रही हैं। इस समय PUCL की ओर से जो वकील पेश हो रहे हैं, शादान फरासत, वो अपनी बात रख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और ये आप इसमें सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर जो कोर्ट रूम की लाइव तस्वीर भी देख सकते हैं, जहाँ ये बहस चल रही है, वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये अभी शादान फरासत अपनी बातें कह रहे हैं। आगे क्या कहा अमलेंदु जी? हाँ, शादान फरासत अपनी बातें कह रहे हैं और अब उन्होंने समीर जी दक्षिण अफ्रीका जो है जी, उसका जो है वो एक उदाहरण दिया है। और उनका कहना है शादान फरासत का कि जो चुनाव आयोग है वो चुनाव आयोग मल्टी फंक्शनल है। और मल्टी फंक्शनल के साथ साथ उनका कहना है कि चुनाव आयोग के कई काम हैं। ये चुनाव चिन्ह आवंटित करता है, उनकी घोषणा करता है, दल बदल के मामलों पर सुझाव देता है, वगैरह वगैरह। अगर इनका कामकाज गड़बड़ाया जाता है या अगर इसमें आज़ादी की कमी होती है तो पूरा लोकतांत्रिक गणराज्य ही खतरे में पड़ जाता है। चुनाव आयोग एक गारंटी देने वाली संस्था है जी। अब वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान का हवाला देते हुए कहते हैं कि चुनाव आयोग उन सरकारी संस्थाओं में से एक है जो संवैधानिक लोकतंत्र को मजबूती देती हैं। उनके संविधान में ये बात साफ साफ लिखी है, लेकिन हमारे संविधान में तो ये बात निहित है। उनके यहाँ तो लिखा हुआ है, केवल हमारे तो संविधान में ही ये बात शामिल है कि स्वतंत्र संस्था चुनाव आयोग है। तो ये वो दलील जो है अपनी दे रहे हैं। बिल्कुल, चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है। और जो हम भी थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे कि TN शेषन का, उन्होंने तो कहा था कि भाई मैं कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं जिस संवैधानिक व्यवस्था के तहत सरकार बनी है उसी संवैधानिक व्यवस्था के तहत मैं भी हूँ, और उसी संवैधानिक व्यवस्था के तहत उसी तरीके से देश की सुप्रीम कोर्ट भी है। तो मैं सरकार के हिसाब से क्यों चलूँ? और लेकिन यहाँ ये है कि कानून ऐसा बना दिया गया कि आपको सरकार अपने हिसाब से आपको बना रही है और वो आपको अपने हिसाब से चलाने के लिए कह भी रही है। ये दिखाई पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है अमलेंदु जी कि ये सुनवाई देर से भले हो रही है, लेकिन कम से कम सुप्रीम कोर्ट के पास अब ऐसे उदाहरण भी हैं कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। अगर मान लीजिए उसी वक्त सुनवाई हो रही होती तब शायद ये उदाहरण ना आ पाते, तब तो संभावना जताई जाती, आशंका जताई जाती कि ये सब हो सकता है। अब तो दिखाई पड़ रहा है कि इस व्यवस्था से अगर आप चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर लेंगे, वो चुनाव आयुक्त करेंगे क्या, वो दिख रहा है। बिल्कुल, बंगाल का चुनाव, बिहार का चुनाव, हरियाणा का चुनाव। बिल्कुल 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 समीर जी। और ये जो कहना है कि जो शादान फरासत हैं, उनका कहना है कि भाई चुनाव आयोग जो है वो स्वतंत्र होना चाहिए और इतना स्वतंत्र होना चाहिए कि आयोग में कम से कम 3 सदस्य होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति विधायिका की सिफारिश पर सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। बहुमत के आधार पर सिफारिश करने वाली समिति में विधानसभा की सभी पार्टियों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व होना अनिवार्य है। यह दोहरी सुरक्षा व्यवस्था है। ये वो मतलब कुछ उपाय सुझा रहे हैं, तो वो उसमें सुझा रहे हैं कि ये एक दोहरी, मतलब वो ये कह रहे हैं कि 3 के बजाय इसमें ज्यादा भी हो सकते हैं, 5 मेंबर भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। हाँ, जो पैनल आप बनाए, कोई जरूरी नहीं कि उसमें 3 ही लोगों को आप रखिए, लेकिन हाँ, कार्यपालिका का बहुमत उसमें नहीं होना चाहिए। अगर आप 5 रखें तो ऐसा ना हो कि 3 केंद्रीय मंत्री हो जाएंगे, प्रधानमंत्री, और एक विपक्ष का नेता, और एक आप रख दीजिए राज्यसभा के सभापति को, तब तो फिर इससे भी ज्यादा वो कबाड़ा हो जाएगा। यही बात शायद कह रहे हैं। हाँ, यही बात वो कह रहे हैं कि ये है, तो इसमें 3 की कोई बाध्यता नहीं है। तो आपने पहली बात तो 3 क्यों रखे, और फिर कार्यपालिका का उसमें बहुमत हो गया, सरकार का ही बहुमत हो गया। अब वो आगे कह रहे हैं कि हम ये बात साफ साफ इसलिए नहीं कहते क्योंकि उनका संविधान बाद का है और उन्हें अनुभव का लाभ मिला था, लेकिन यहाँ भी वही सिद्धांत लागू होते हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान की बात कह रहे हैं वो, कि वहाँ उनको चूंकि अनुभव का लाभ मिला, भारत का संविधान बन चुका था और देशों के संविधान बन चुके थे, तो इसलिए उनको लाभ मिला, तो उन्होंने अपने संविधान में साफ साफ तौर पर ये बात लिख दी। लेकिन हमारे यहाँ ये बात संविधान में
निहित है। यानी हमारा जब संविधान बन रहा था तो सारी बहस मुबाहिसों में जो संविधान जिस तरीके से बना उसमें ये बात स्पष्ट थी कि भाई निष्पक्ष संवैधानिक संस्थाएं होनी चाहिए, जो सरकार के दबाव में नहीं हो। बिल्कुल, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग होगा तो वो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेगा। लेकिन अगर कार्यपालिका का कृपा पात्र चुनाव आयोग होगा तो उससे आप स्वतंत्रता की और निष्पक्षता की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और इस कानून के तहत कुछ ऐसी ही व्यवस्था की गई है जिससे कि आप चुनाव आयुक्तों से स्वतंत्रता और निष्पक्षता की उम्मीद नहीं कर पा रहे हैं। और वो चीज़ें दिखाई भी पड़ रही हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं दिख रहा है चुनाव आयोग अपनी कार्यशैली में, जो कुछ भी काम वो कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, लेकिन अभी जो प्रशांत भूषण ने ये बात रखी थी जी, और ये प्रशांत भूषण ने ये बात रखी थी कि भाई अगर ये कानून रद्द हो जाता है तो उनकी नियुक्तियां अपने आप ही रद्द हो जाएंगी। शादान फरासत का कहना है कि एक विकल्प यह होगा कि इस कानून को सीधे सीधे रद्द कर दिया जाए ताकि संसद को एक नया कानून बनाना पड़े जी। इस कानून के तहत नियुक्त किए गए सीईसी और ईसी को भी उनके परिणाम स्वरूप पद छोड़ना होगा। लेकिन जाहिर है ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने अब तक जो कुछ भी किया है वह सब भी रद्द हो जाए, क्योंकि ऐसा करना अब व्यवहार होगा। यानी उन्होंने जो चुनाव करवा दिए तो अब वो सरकारें भी जो रद्द कर दिया है तो ये तो संभव नहीं होगा। फिर उन सरकारों के फैसले भी रद्द हो जाती है, एक बड़ी एक अव्यावहारिक स्थिति आएगी। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो हम लोग भी यही सोच रहे थे कि भाई ये चीजें हो तो जाती हैं कानूनन, वो संवैधानिक तरीका यही है कि आपने जब कानून ही रद्द कर दिया तो उस कानून के तहत नियुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति भी रद्द हो गई, उनके फैसले भी रद्द हो गए। लेकिन यहाँ चुनाव आयुक्तों ने जो फैसले किए हैं उन फैसलों के जरिए कई राज्यों की सरकारें बनी हैं, वो सरकारें ऑलरेडी काम कर रही हैं, उन्होंने बहुत सारे फैसले ले लिए होंगे, तो वो बड़ी फिर एक व्यावहारिक दिक्कत उसमें आएगी। तो शायद ऐसी स्थिति में उन चीजों को न रद्द करना पड़े। मेरे ख्याल से उनके कहने का यही उनके कहने का तात्पर्य होगा समीर जी कि भाई वो परिस्थितियां पैदा ना हो तो ऐसा रास्ता निकाला जाए कि ये कानून भी निरस्त हो जाए और ये मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त जो है ये भी अपने घर को जाएं और नए सिरे से जो है वो नियुक्तियां हो और नए सिरे से कानून जो है बने, सरकार को समय सीमा दी जाए। मैं समझता हूँ ये उनका कहेंगे भी शायद वो कि भाई 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर सरकार इस तरीके का कानून बनाकर लाए और इस कानून को निरस्त किया जाए। और जब तक कि नया कानून, नई नियुक्तियां नहीं बन जाती हैं तब तक। लेकिन अगर एक बात है अमलेदु जी, अगर इस समय फैसला आता है तो मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में जो कानून बने हैं, जो चुनाव हुए हैं, खासतौर पर अगर पश्चिम बंगाल का जो चुनाव हुआ है, सबसे ज्यादा आपत्तियां इस चुनाव पर हैं, तो इस चुनाव को हमको लगता है कि ये रद्द किया जा सकता है। हाँ, ये तो रद्द किया। मान लीजिए महाराष्ट्र के नतीजे, वहां सरकार चल रही है, लंबा समय हो गया है, और हरियाणा में समय हो गया है, पर यहां तो अभी सरकार ने काम संभाला भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, काम संभाला भी नहीं है अभी तो। और समीर जी अभी तो यहाँ कोई व्यावहारिक दिक्कत नहीं है, कोई व्यावहारिक दिक्कत नहीं है। अभी तो जिस प्रक्रिया के तहत ये चुनाव हुए हैं उसको लेकर ही सवाल है। जी हाँ भाई, अगर 27 लाख मतदाता जो हैं वो इस स्थिति में हैं, जो अपने कागज लेके खड़े हैं और उनके बारे में यही नहीं पता कि वो अभी मतदाता हैं भी कि नहीं है, और आपने चुनाव करवा दिया और वो जो कुल मिला के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अंतर है वोटों का, वो 24 लाख है। बिल्कुल, तो 3 लाख तो ऐसी हो तो इसमें सरकार बन कैसे गई? तो ये सवाल उठते हैं। तो इसलिए वो यहाँ वो प्रक्रिया वाला जो है लोचा जो है वो यहाँ नहीं है। तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के तो चुनाव निरस्त हो ही सकते हैं, असम का भी निरस्त हो सकता है, तो ये चुनाव निरस्त हो सकते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं फरासत कि एक अंतरिम व्यवस्था बनानी होगी। इसके अलावा 4-5 और भी विकल्प मौजूद हैं। सीजीआई, पीएम या एलओपी में से किसी एक का पक्ष लेने के बजाय आम सहमति बनाने वाली भूमिका निभा सकते हैं, इसलिए सीजीआई को रखना जरूरी है। यह भी कहा जा सकता है कि फैसला बहुमत के बजाय सर्वसम्मति से होना चाहिए, ऐसी कई संभावना है। ये बहुत महत्वपूर्ण जी, ये बहुत महत्वपूर्ण। अच्छा, एक चीज और मैं अभी यही सोच रहा था कि जो फरासत ने ये पॉइंट रखा है कि उनके किए हुए काम है, यानी जो जहां पर चुनाव हो चुके हैं उनके किए हुए काम का मतलब मुख्य रूप से वही है, वो काम उनमें व्यावहारिक दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए उसको बख्शा जा सकता है। हमें लगता है कि शायद जजेस के सामने भी ये स्थिति जब आती तो वो हो सकता है कि ये आधार बना सकते थे कि ऐसे में क्या किया जाए, तो पहले ही उस चीज को लाकर रख दिया उन्होंने, शादान फरासत ने, कि जो व्यावहारिक दिक्कतें जहां पर हैं उसको इग्नोर किया जा सकता है।
है, लेकिन जो आगे के लिए भी और अभी के लिए भी जो खतरा है उस चीज को तो रद्द करने में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण जो है वो सुझाव दे दिया है जस्टिस दीपांकर दत्ता ने, और उनका कहना है कि जो तीसरे सदस्य की नियुक्ति है, यानी पीएम और स्पीकर के इनके नेता विपक्ष के अलावा तीसरे सदस्य को संसद के 2/3 सदस्यों द्वारा संयुक्त बैठक में नामित किया जा सकता है। संसद के 2/3 सदस्य जी, जो कि सरकार के पास नहीं होते हैं, आमतौर पर नहीं होते, कभी हो जाती है। लेकिन एक बात है कि जब उस स्थिति में अगर वो बना रहा है तो चूंकि वो स्थिति उसको जनता के बहुमत से मिली, बहुमत मिली, तो फिर उसको इतना अधिकार है भी वो कर ले। लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं कि ऐसी स्थितियां कम ही होती हैं, खासतौर से अभी पिछले 20-30 साल के जो सरकारें बन रही। अरे अभी जो परिसीमन वाला जो आया महिलाओं को लेकर आ रहे थे, वो 2/3 बहुमत ना होने की वजह से तो गिर गया वो, बिल्कुल। तो इसीलिए तो ये भी गिर जाएगा। इस तरीके का कोई अपने मन का आप लेकर आना चाहेंगे। इस पर शाहजान फरासत ने कहा हाँ ये संभव है। तो अब समीर जी, ये मामला अब एक ऐसी तब बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि ये कानून रद्द होगा और नए सिरे से सुझाव सुप्रीम कोर्ट सरकार को देगा कि आप इसको इस तरीके से शामिल कर सकते हैं। ऐसा लगता है, बाकी अब क्या देगा क्या नहीं देगा, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को ही लेना है। लेकिन इन चीजों से जो लग रहा है कि ये दलीलें उसी तरफ जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट भी उन चीजों को समझ रहा है, उनसे सहमत दिखाई पड़ रहा है। इसलिए हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद इस कानून को रद्द कर दे और एक दूसरा कानून लाने के लिए कहे सरकार को, और उसकी वो एक गाइडलाइन भी तय कर दे, यानी आप दिशा बता दे। वो कोई उसको निर्देशित नहीं कर सकता है, लेकिन एक रास्ता बता सकता है कि ऐसा कानून आप ला सकते हैं। यानी उसका मकसद ये होगा कि कैसा भी कानून लाइए, कैसा भी पैनल आप बनाइए, उसमें कार्यपालिका से मतलब है कि सरकार का बहुमत उसमें ना, बिल्कुल उसमें सरकार का नहीं हो। और अब जो ये बहस अभी चल रही थी, जो शाहजान फरासत अपना पक्ष रख रहे थे, तो इस पर शाहजान फरासत ने कहा कि भाई जस्टिस दत्ता ने जो है ये पूछा कि क्या सीजीआई को शामिल करना कोई समस्या है। अगर सीजीआई को पीएम और एलओपी के बीच किसी एक का पक्ष चुनना पड़े तो ये शायद सही नहीं हो। आपके लॉर्डशिप को इस पर विचार करना होगा कि फैसला सर्वसम्मति से होना चाहिए, ना कि बहुमत से। ये फरासत ने रखा इस बात को। फिर कोर्ट ने एजी जो थे आर वेंकटरमणी, उनसे कहा कि कृपया यह ना सोचें कि हमने अपना, तो इस पर उन्होंने कहा वेंकटरमणी कि मैं अपना मन पूरी तरह से खुला रखूंगा। मतलब उनका कि आप ये ना समझें कि हम जो बात कर रहे हैं तो हमने अपना पूरा मन बना लिया है इस कानून को निरस्त करने का। आप मतलब घबराइए नहीं। तो कोर्ट ने कहा कि पीएम और एलओपी के अलावा तीसरा सदस्य कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो पीएम और सीजीआई की सलाह से नामित किया जाए। फरासत ने कहा कि उसे सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा संयुक्त बैठक में भी नियमित किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि लोकपाल समिति में सीजीआई को क्यों शामिल किया गया था? क्योंकि पूर्व सीजीआई की अध्यक्षता वाले आयोग ने इसकी सिफारिश नहीं की थी। क्यों? यही सवाल है कि जब आपने लोकपाल को नियुक्त करने में सीजीआई को शामिल किया है तो इसमें क्यों नहीं सकता? और समीर जी, सीबीआई का डायरेक्टर अगर चुनना है तो सीजीआई इसमें शामिल होगा। लेकिन सीसी को और मुख्य चुनाव तो करना है, उसमें सीजीआई शामिल नहीं होगा। तो ये तो एक सवाल है। तो अब यही लोग जस्टिस दत्ता पूछ रहे हैं, कोर्ट पूछ रहा है कि भाई लोकपाल समिति में सीजीआई को क्यों शामिल किया गया था, जबकि इससे पहले सीजीआई की अध्यक्षता वाले आयोग ने इसकी कोई सिफारिश नहीं की थी। क्यों? मतलब वहां तो हमने कोई सिफारिश भी नहीं, कोई आपको रास्ता भी नहीं बताया, लेकिन वहां आपने उस पैनल में सीजीआई को रख लिया। और यहां हम कह भी रहे हैं फिर भी आपने हमको इग्नोर कर दिया, तो आखिर ऐसा क्या है? कोई तो कारण होगा। अब ये बड़ा दिलचस्प होगा अमलेंदु जी, इसका कारण बताना कि आखिर उस पैनल से सीजीआई को क्यों हटा दिया गया। बिल्कुल ये बताना कि सीजीआई को पैनल से क्यों हटाया गया, ये बताना उनके लिए बहुत कठिन काम हो जाएगा। और जिस तरीके से एजी से कहा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कि आप ये ना समझे कि हमने इसको अपना मन बना लिया, यानी कि हम कानून रद्द करने जा रहे हैं, ये ना समझे, आपकी भी बात सुनी जाएगी। अभी तो बातचीत चल रही है। अभी तो केवल याचिकाकर्ताओं की तरफ की बात हो रही है। बिल्कुल, आपको भी हम सुनेंगे। बिल्कुल। तो जस्टिस दत्ता ने कहा कि हम विधायिका में 2/3 बहुमत की बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने दक्षिण अफ्रीकी संविधान के संदर्भ में बताया। फरासत ने कहा कि वहां साधारण बहुमत की शर्त है। कभी कभी संसदीय लोकतंत्र में यह कहा जा सकता है कि विधायिका ही असल में कार्यपालिका का ही एक छिपा हुआ रूप है, क्योंकि संसद में स्पष्ट रूप से उन्हीं का बहुमत होता है। साधारण बहुमत का मतलब कार्यपालिका भी हो सकता है। इसलिए योर लॉर्डशिप सही कह रहे हैं कि यह 2/3 बहुमत बनाम कार्यपालिका का मामला है। तो फरासत ने कहा कि 2/3 बहुमत ही असल विधायिका है, जिसमें आप
आपको दूसरे पक्ष का समर्थन भी चाहिए होता है। एक और तरीका भी है, इसमें केवल प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता शामिल हो सकते हैं और उन्हें किसी एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर सहमत होना होगा। वे केवल उसी व्यक्ति के नाम पर सहमत होंगे जिसके बारे में उन दोनों को भरोसा है कि वह उनके साथ निष्पक्ष व्यवहार करेगा। यानी तीसरे व्यक्ति की जरूरत ही नहीं है, केवल नेता सदन और नेता विपक्ष जी, यानी प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष जो है केवल ये दो ही लोग हों और सर्वसम्मति से फैसला हो, झंझट ही खत्म हो जाएगा कि 5 लोग रखोगे 20 लोग। बिल्कुल, ये भी एक तरीका है। और या तो आप पैनल में केवल 3 क्यों रखो, आप 5 रखो। लेकिन ये तो सही बात है कि ये खैर ये रास्ते सुझाए जा रहे हैं। अब देखना ये है कि पहले तो इनके लिए इस कानून को रद्द करना होगा, तब फिर एक नया जो वैकल्पिक व्यवस्था होगी वो सुझाया जाएगा, उसको फिर संसद कानून के रूप में बनाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण दलीलें दी जा रही है और केवल इस कानून के विरोध में ही दलीलें नहीं दी जा रही हैं, उसके एक अल्टरनेटिव का रास्ता भी सुझाया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण समझिए कि अंतर मतलब इसका जो एक दूसरा रास्ता है वो भी अब सुझाया जा रहा है जी। और ये काफी आगे बढ़ रहा है और फरासत जो है आगे भी अपनी बात रख रहे हैं और बहुत सारी बातें स्पष्ट कर रहे हैं। बहुत कहा जाए कि सही दिशा में समझिए फिलहाल तो लगता है कि मामला जाता हुआ दिखाई पड़ता है। अब जाएगा कि नहीं जाएगा कि ये तो आगे वाला आने वाला समय बताएगा। और फिर फरासत कह रहे हैं कि ये सभी केवल संभावनाएं हैं, इनमें से कोई भी ऐसा मामला नहीं जिसमें कार्यपालिका का वैसा ही वर्चस्व हो। ये मुझे लग रहा है कि दोनों जो जज हैं यहाँ पर ऑनरेबल जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो आपस में भी कुछ कंसल्टेशन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, कुछ कंसल्टेशन भी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और तस्वीर हमारे सामने है, हम लोग देख रहे हैं जी। और जस्टिस दत्ता पूछ रहे हैं कि आखिर सीजीआई को इसमें शामिल ही क्यों किया गया था जी। तो फरासत कह रहे हैं मुझे लगता है कि सबसे पहले गोस्वामी आयोग के सुझावों में आया था। यानी जो लोकपाल वाले मसले की बात कर रहे हैं कि उसमें क्यों किया गया था। तो लेकिन ये सवाल बड़ा उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण उठाया कि जहां हमने नहीं कहा वहां तो आपने शामिल कर लिया, जहां हमने कहा वहां आपने हटा दिया। तो ये कह रहे हैं कि तो फरासत कह रहे हैं मुझे लगता है कि ये सबसे पहले गोस्वामी आयोग के सुझावों में आया था। गोस्वामी आयोग जो था, दिनेश गोस्वामी आयोग बना था जी, उसमें आया, तो उसमें ये आया होगा, तो उसके सुझावों के उसमें आया होगा, तो इसलिए उसको सीजीआई को शामिल उसमें किया गया था लोकपाल के मामले में। तो बहरहाल अब लोकपाल के जरिए ही कुछ चीजें जो आगे बढ़ रही है समीर जी। और ये जो है वो मतलब एक तरह से कह रहे हैं कि अब इस पर आप मतलब ये केवल सुझाव हैं, कोई एक ऐसा नहीं है कि एक पे आप आदेश दे दीजिए, सुझाव हैं। तो सुझाव भी अब आ रहे हैं कि क्या इसका रास्ता निकले। इस पे आगे शाहजान फरासत ने कहा कि कई संभावनाएं हैं। अदालत ने जिन फॉर्मूलों पर विचार किया यह उनमें से एक है। आपको इस बात पर भी गौर करना होगा कि यदि आप हमारी बात से सहमत होते हैं तो फिर किसी और दौर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप सहमत नहीं होते हैं तो वह एक अलग ही मसला है। यह कानून संविधान की सीमा रेखा के बाहर है जी, और आप इसे रद्द कर दें और इस बीच हमें कोई ऐसा उपाय करें जो व्यवहारिक रूप से कारगर हो। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है कि ये भाई ये तो कतई संवैधानिक नहीं, इसको तो रद्द करना ही होगा, करना ही चाहिए। इसके बाद आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें और वो उस वैकल्पिक व्यवस्था में ये सुनिश्चित किया जाए कि उसमें सरकार का बहुमत ना हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो समीर जी अब यहाँ एक बड़ी खबर ये बनती है कि अगर शाहजान फरासत जो मांग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट अभी तक उनकी बातों से सहमत होता हुआ नजर आता है जी। अगर सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे देता है कि ये कानून रद्द किया जाता है तो ज्ञानेश कुमार सीईसी नहीं रहेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहेंगे, बंगाल का चुनाव उनका आखिरी चुनाव साबित हो सकता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोई नई व्यवस्था दे सकता है जब तक कि नया कानून नहीं बन जाता। इसकी संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। इसीलिए समीर जी सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानेश कुमार फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, फंसते हुए नजर मुझे तो लग रहा है कि अगर कानून रद्द होता है अमलेंदु जी तो पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर तो फिर आशंका ये उनका आखिरी चुनाव नहीं होगा बल्कि ये चुनाव रद्द हो सकता है क्योंकि यहाँ कोई व्यावहारिक दिक्कत नहीं आएगी जिसका जिक्र शाहजान फरासत कर रहे हैं। बाकी जगहों पर जहां सरकारें बन चुकी हैं, काम कर रही है, वहां व्यावहारिक दिक्कत समझी जा सकती है। यहाँ पर कोई व्यावहारिक दिक्कत नहीं है। अभी तो सरकार का शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखना यह है कि क्या कुछ होता है आगे। अभी हालांकि अभी दलीलें चल रही हैं और अभी तो इसके जो इसका बचाव करने वाले, कानून का बचाव करने वाले यानी सरकारी पक्ष के जो वकील हैं, अभी उनकी भी दलीलें होनी है। लेकिन
ये जो दलीलें दी जा रही हैं बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कानून क्यों रद्द किया जाना चाहिए, बिल्कुल क्यों ये असंवैधानिक। बिल्कुल समीर जी, और अभी ये चल रही है, मुझे लगता है कि अब सरकार की तरफ से जो बात आएगी वो शायद कल आएगी। आज तो अब चूंकि 4 लगभग बजने जा रहा है, तो ये अब संभावना नहीं है कि अभी तक जो इस पे हो। इस बीच जो है एक रिटायर्ड IAS हैं एसएन शुक्ला जी, और काफी ज्यादा सक्रिय रहते हैं एसएन शुक्ला भी। इनकी याचिकाओं पे बड़े फैसले हुए। तो एसएन शुक्ला जो है वो भी खड़े हो गए लोक प्रहरी की तरफ से, और उन्होंने अपनी दलीलें पेश करते हुए कहा कि हमने इस अदालत के जरिए रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की धारा 8(4) को रद्द करवा दिया था। अदालत ने कहा कि क्या आपके पास कोई स्वतंत्र याचिका है? शुक्ला जी ने कहा जी हाँ, मैंने RTI के जरिए सरकार के कई दस्तावेज इकट्ठे किए हैं जो विवादित प्रावधानों, विवादित नियुक्तियों के अमान्य होने के हमारे तर्क का समर्थन करते हैं। यानी अब सरकार के दस्तावेजों से ही इस कानून को निरस्त करवाने के लिए रिटायर्ड IAS एसएन शुक्ला जो है वो खड़े हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि हमने सरकार से RTI के जरिए ही कई कागज जो हैं वो इकट्ठे किए हैं जो कि हमारे इस दलील के पक्ष में है, इस कानून को निरस्त करने के पक्ष में दिखाई पड़ते हैं। अमलेंदु जी, पूर्व मुख्यमंत्रियों को जो बंगले बड़े बड़े मिलते थे, वो याचिका में सब खत्म किए गए थे, निरस्त किए गए थे। इन्हीं के उसपे याद होगा, बिल्कुल बिल्कुल याद है। वही शुक्ला जी, हाँ वही शुक्ला जी हैं। और मुझे ध्यान पड़ता है समीर जी, शायद इनकी कोई याचिका जो थी वो इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले में भी थी। जी हाँ, तो इसलिए ध्यान पड़ रहा है। तो ये अब ये जो एसएन शुक्ला खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हमने तो सरकार से ही RTI से पूछा है और RTI से सरकार ने जवाब दिए हैं वो हमारे समर्थन में आते हैं जी। यानी सरकार ने RTI से जवाब दिया, वो RTI से अगर सरकार ने जवाब दिए तो सुप्रीम कोर्ट में जाके तो मुकर नहीं सकती है सरकार। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात जो है वो एसएन शुक्ला जो लोक प्रहरी है संस्था, उसकी तरफ से खड़े हुए हैं, रिटायर्ड IAS हैं, उन्होंने इस बात को कहा है। समझिए 4 बज रहा है, मुझे लगता है कि ये याचिका मतलब इस पे सुनवाई आज हो सकता है कि बढ़ भी दी जाए, और ये भी हो सकता है कि अब सुनवाई पूरी हो जाए और शुक्ला जी को कल बात रखने का मौका मिले, उसके बाद फिर AG जो है वेंकट रमणी साहब, उनको सुना जाए। इस तरह की बात भी हो सकती है, लेकिन अभी बहस चल रही है, हो सकता है थोड़ा अभी चल रही है बहस। हमको लगता है कि ये अभी इनकी एसएन शुक्ला जो आए हैं, चूंकि वो भी इस तरफ की ही बात कर रहे हैं, तो इनकी बात सुनने के बाद आगे फिर अगले पक्ष की, दूसरे पक्ष की सुनवाई के लिए शायद फिर सुप्रीम कोर्ट की बेंच कल फिर बैठे। इनकी सुनवाई, इनकी बात पूरी हो जाने तक उसको वो सुनवाई में रखेंगे। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बातें, और खास तौर से जो अभी तत्काल शादान फरासत ने रखी हैं कि ये केवल कानून निरस्त किया जाए, वो उसके आगे की बातें कर रहे हैं। और ये जो सुझाव उन्होंने दिया अमलेंदु जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा जब फैसला भी आएगा जजेस का, बेंच का, तब ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि इसमें व्यावहारिक दिक्कतें नहीं आने वाली, यानी व्यावहारिक दिक्कतों की वजह से इस कानून को निरस्त करने की के फैसले में कोई अड़चन नहीं आएगी। जो व्यावहारिक दिक्कतें आ रही है उनको आप छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। बिल्कुल जो बन गई सरकार वो बन गई जी हाँ। और मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण हस्तक्षेप जो है यहाँ शादान फरासत का हुआ है कि सारे कानूनी पक्ष प्रशांत भूषण ने रख दिए, विजय हंसारिया ने रख दिए, सब ने रख दिए, संजय पारीक साहब ने रख दिए। शादान फरासत ने जो तर्क रखे वो तर्क भी रखे, तर्क के साथ साथ सुझाव भी रखे। जी हाँ। और ये भी बताया कि क्या इसमें प्रैक्टिकल दिक्कतें आ सकती हैं और क्या प्रैक्टिकल दिक्कतों को किस तरीके से दूर किया जा सकता है, और बीच का रास्ता क्या निकाला जा सकता है, ये उन्होंने महत्वपूर्ण बात रखी है। और सुप्रीम कोर्ट उनसे काफी कुछ सहमत होता हुआ नजर आ रहा है समीर जी। बिल्कुल, वो चूंकि ये लोकपाल वाला मसला ये सुप्रीम कोर्ट बेंच की तरफ से ही आया। जस्टिस दत्ता ने शायद ये कहा ना, आप तो लगातार उस बात को बता रहे हैं। जस्टिस दत्ता ने कहा कि भाई लोकपाल को की नियुक्ति में तो आप CJI को रखते हैं, जबकि उसके लिए हमने कहा भी नहीं था। तो आपने निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए CJI को क्यों हटा दिया? ऐसी क्या दिक्कत है? ऐसा आपको क्यों लगा कि यहाँ पर CJI का रहना वो ठीक नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जबकि हम चाह रहे थे कि आप रखें उन। तो जहां हम नहीं कह रहे थे वहां आप तो रख दे रहे हैं, वहां हमने रख दिया। जहां हमने आदेश दिया वहां आपने निकाल कर बाहर कर दिया। तो ये कर दिया जी समीर जी। अब जो सुनवाई है, ये सुनवाई अब समाप्त हो गई है, और सुनवाई जो है वो अब मंगलवार को पहले कहा गया कि मंगलवार को होगी, यानी अगले मंगलवार को जी। लेकिन जो AG वेंकट रमणी थे उन्होंने कहा कि मंगलवार को मुझे कुछ दिक्कत है। कोर्ट ने कहा तो फिर गुरुवार को हम श्री शुक्ला से शुरुआत करेंगे। तो मामले की अगली सुनवाई अब गुरुवार 14 मई के लिए निर्धारित की गई है,
14 मई को अब शुरुआत एक होगी। हफ्ते बाद, यानी एक आज हफ्ते ही बाद, के दिन। आज ही के दिन, हाँ। नहीं गुरुवार, हाँ आज हाँ, ही के- 14 गुरुवार ही है। गुरुवार जी हाँ। आज ही के दिन 14 मई को सुनवाई होगी। और एसएन शुक्ला जो रिटायर्ड आईएएस लोक प्रहरी, उनकी बातों से इसमें मामले की सुनवाई शुरू होगी समीर जी। तो ये आज की उसका कुल मिलाकर माफ कीजिएगा। निकला है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आके इस मामले में यानी ये सुनवाई अभी जारी रहेगी। और एसएन शुक्ला जो अभी थोड़ी देर पहले आए और उन्होंने अपनी बात बताई कि आरटीआई के जरिए उन्होंने क्या कुछ किया है, अपने सारे अनुभव बता रहे थे। तो अब वही से इस जो ये प्रोसीडिंग है इसकी शुरुआत होगी अगले गुरुवार को, यानी एक हफ्ते बाद जब बेंच बैठेगी तो फिर शुरुआत होगी। और वहाँ पर जो सरकारी पक्ष के वकील हैं उनकी दलीलें भी सुनी जाएंगी। और तब ये लग रहा है कि कुछ न कुछ इसके बारे में कोई बड़ा फैसला आ सकता है। क्योंकि अभी जो शादान फरासत जब जो पेश हुए पीयूसीएल की तरफ से, उन्होंने जो बातें कही हैं, न सिर्फ उन्होंने बताया कि ये कानून क्यों असंवैधानिक है, ये भी बताया कि इसका तरीका क्या है, व्यावहारिक अड़चनें जो आएंगी उनको कैसे दूर किया जा सकता है। और उनकी बातों से, हालांकि जो इससे पहले प्रशांत भूषण और दूसरे वकील संजय पारिक वो दलील दे रहे थे, उनकी भी तमाम बातों से सहमत होते हुए सुप्रीम कोर्ट के दोनों जज दिखाई पड़े। लेकिन